नजरीन। ओके, आवाज आ रही है। ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को, जतिन, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्या कराया था? वाइगोत्स्की का सिद्धांत कराया था, राइट? क्वेश्चन किए थे, उससे आप लोगों ने प्रैक्टिस की थी प्रीवियस ईयर से या नहीं की थी? आप लोगों की क्लास में इतना टाइम मिलता है बीच में, रेगुलर बेसिस पे क्लास तो होती नहीं है, तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया करो। यस मैम, किया था। क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं? जिन्होंने भी क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं? जी, सॉल्व हो रहे हैं। बस बेसिक, मतलब बेसिक चीज अब आपको पता चल गया ना। नोटिफिकेशन आ गया है सीटेट का। ये बात पता चल गई कि नहीं चली? तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं थॉट एंड लैंग्वेज के बारे में। ठीक है। भाषा और विचार का क्या संबंध होता है, और भाषा का काम क्या होता है, विचार का काम क्या होता है। ठीक है। पहले तो समझ ही नहीं आती थी सीडीपी, जब आपने समझाया तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। हाँ, तो मैं उतना ही आपको बताऊंगी जितना सी टेट में आएगा। ठीक है। और यूपी टेट में, जो यूपी टेट का कवर होगा सी टेट के साथ, जो यूपी टेट का एक्स्ट्रा पार्ट है वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेके करवा दिया जाएगा। बाकी सी टेट और यूपी टेट का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। बस दिक्कत क्या है कि यूपी टेट में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। ठीक है, जबकि सी टेट में आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। ठीक है? तो चैट फिलहाल मैं आप लोगों की हाइड कर रही हूँ और स्टार्ट कर रही हूँ। अगर कोई भी डाउट हो तो पूछते रहना। और बच्चे तो आज कम ही जुड़े हैं, अभी 18 बच्चे ही जुड़े हैं। पता नहीं चला ये सबको या फिर लेट है। चलो, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, जितने भी बच्चे आ चुके हैं उन्हीं के साथ स्टार्ट करते हैं। और लैंग्वेज एंड थॉट। ठीक है, थॉट एंड लैंग्वेज। सबसे पहले हम बात करेंगे विचार और वास्तविकता। बेसिकली यहाँ पर हम भाषा के बारे में बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम भाषा के बारे में बात करेंगे। भाषा विकास से तात्पर्य एक ऐसी क्षमता से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों, विचारों तथा इच्छाओं को दूसरे तक पहुंच सकता है। अगर मैं भाषा की बात करूं तो भाषा का सिर्फ एक ही काम है, विचारों का आदान प्रदान। ठीक है। विचारों के माध्यम से आप अपने भावों को, अपनी इच्छाओं को एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। तो भाषा का सिर्फ एक ही काम होता है, कम्युनिकेशन। अब वो चाहे आप मौखिक रूप से करें चाहे लिखित रूप से करें, वो आपकी मर्जी है। बट भाषा का एक ही काम है, कम्युनिकेशन, विचारों का आदान प्रदान। आपके भावों, विचारों का आदान प्रदान, इसके अलावा और कोई काम नहीं है भाषा। ठीक है। तो भाषा विकास से क्या मतलब है? तो भाषा विकास से तात्पर्य है कि एक ऐसी क्षमता लेकर आना अपने अंदर, या बच्चे में एक ऐसी क्षमता होती है कि जिसके द्वारा वो अपने भावों और इच्छाओं या विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। दूसरे को इच्छा एवं भावों को समझता है, और दूसरा व्यक्ति जिस तक हम वो बात, अपने भाव या विचार पहुंचा रहे हैं, वो उसको समझेगा भी किसने? वो उसको समझेगा, भाषा में ही समझेगा। ठीक है। भाषा संप्रेषण के माध्यम से बालक नए भाव, दृष्टिकोण, रचना, व्यवहार तथा कौशल आदि सीखते हैं। भाषा संप्रेषण के माध्यम से क्या होता है? मतलब संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के माध्यम से क्या होता है? बच्चा नए भाव, दृष्टिकोण, ठीक है, नए भावों को सीखता है, नए दृष्टिकोण को सीखता है, नई नई चीजों की रचना करना सीखता है। ठीक है। और उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है भाषा के माध्यम से। ठीक है। तो बेसिकली भाषा कम्युनिकेशन का साधन है, लेकिन इस कम्युनिकेशन से भी बच्चा क्या क्या सीख रहा है, इस संप्रेषण से भी बच्चा क्या क्या सीख रहा है? बच्चा नए भाव, दृष्टिकोण बना है। अब दूसरे के भाव हमें पता चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको सिर्फ अपने बारे में जानकारी होती, दूसरे के भाव और विचारों के बारे में जानकारी नहीं होती, तो आप लिमिटेड रहते ना, अपने तक सीमित रहते। आप नए भाव, दृष्टिकोण कैसे उत्पन्न करते? तो जो नए भाव, दृष्टिकोण आपके अंदर आते हैं, ठीक है,
या जो आप रचनाएं करते हैं, या जो आपका व्यवहार है, या जो भी आपके अंदर स्किल्स डेवलप है, वो किसके माध्यम से डेवलप हो रही है? भाषा के माध्यम से ही तो डेवलप हो रही है। अगर मान लो मैं आप लोगों को कुछ सिखा रही हूँ, कुछ भी सिखा रही हूँ, भाषा के माध्यम से ही तो सीख रहे हो। आपके मन में जो भाव विचार आ रहे हैं, भाषा में ही तो आ रहे हैं। बिना भाषा के विचार पॉसिबल हैं? बताइए। बिना भाषा के विचार पॉसिबल हैं? अगर मैं बोलूं कि आपके पास भाषा नहीं है, चलो मुझे इसके बारे में सोच के बताओ, इसके बारे में विचार करके बताओ, पॉसिबल है? कोई भी छोटा बच्चा जिसके पास भाषा नहीं है, क्या वो चीजों को सोच सकता है, विचार कर सकता है उस पे? नहीं। तो भाषा कम्युनिकेशन का साधन जरूर है, लेकिन भाषा से भी बहुत सारी चीजें चीजें डेवलप होती है एक बच्चे में, या एक इंसान में, या एक मानव में। चाहे जो भी सोच रहा है, विचार रहा है, जो भी चीजें समझ रहा है, जिस भी तरीके के उसके अंदर भाव आ रहे हैं, जो भी वो रचनाएं कर रहा है, चाहे मौखिक तौर पर चाहे लिखित तौर पर, सब कुछ भाषा में हो रहा है, सब कुछ XYZ। ठीक है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार भाषा विकार के दो भागों में बांट बांट दिया है, मतलब भाषा विकार को दो भागों में बांट दिया है। एक तो बोलने की तैयारी, और एक वास्तविक भाषा की ओर अभिव्यक्तियां, जिससे अपने विचारों और भावों, क्या लिखा है, को दूसरे के अर्थ पूर्ण ढंग से समझाया जा सकता है। मतलब बेसिकली इन्होंने क्या करा है, ये भाषा विकार नहीं है, भाषा विकास है। ठीक है। आज टाइपिंग थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। ठीक है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार भाषा विकास को दो भागों में बांट दिया है। वो दो भाग कौन से हैं? एक तो बोलने की तैयारी, ठीक है, और एक वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति। ठीक है। वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति, इसको पूरा काट के दोबारा से लिख लेना। वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति, जिसके माध्यम से क्या होता है, जिसके माध्यम से अपने भावों और विचारों को दूसरों को अर्थपूर्ण ढंग से समझाया जा सके, और लिखना पढ़ना बोलना अभिव्यक्ति हो सके। बेसिकली भाषा के चार कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है। तो भाषा विकास को दो अवस्थाओं में बांटा गया। वो दो अवस्थाएं कौन सी है? पहली एक बोलने की तैयारी, और दूसरा अपने भावों या विचारों की अभिव्यक्ति। ठीक है। जिसमें लिखना पढ़ना बोलना तीनों चीजें शामिल है। ठीक है। यहाँ पर सुनना भी आता है, लेकिन लिखना पढ़ना बोलना मेन चीज है, सुनना भी आएगा। ये सारी चीजें शामिल है। भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकता है। अगर भाषा का ज्ञान ना हो तो व्यक्ति मानसिक योग्यताओं का विकास, व्यक्ति की जो मानसिक योग्यताएं हैं, उनका विकास जिस ढंग से होना चाहिए वह उस ढंग से नहीं हो पाता। मान लो कोई व्यक्ति, आपने देखा होगा अपने आसपास, कोई व्यक्ति गूंगा बहरा है ना? अब जब गूंगा बहरा है, क्या वो भाषा सीख सकता है? बहुत मुश्किल है उसका भाषा सीखना। नहीं सीख सकता ना। हालांकि हमने एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, ब्लैक, उसमें वो गूंगी बहरी होती है, रानी मुखर्जी, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं थोड़े से भाषा सीख लेती है। लेकिन एक बात बताओ कि जब किसी के पास भाषा का ज्ञान नहीं है, कोई गूंगा बहरा है, किसी के पास भाषा का ज्ञान नहीं है, तो उसकी जो मानसिक योग्यताएं हैं, जो उसका मस्तिष्क है, क्या वो उस तरीके से विकसित हो सकता है जिस तरीके से विकसित होना चाहिए? बताओ बताओ, आंसर दो मुझे। जिस तरीके से विकसित होना चाहिए, क्या उस तरीके से वो विकसित होता है? वो उस तरीके से विकसित नहीं होता। क्यों? ना वो ध्वनियों को सुन पा रहा है, ना चीजों को समझ पा रहा है। हाँ, वो देख रहा है, जितना उसको अंडरस्टैंड, जितना उसको समझ में आ रहा है वो समझ रहा है, लेकिन वो उसके बारे में तर्क नहीं कर पा रहा, वो उसके बारे में विचार नहीं कर पा रहा। और मानसिक विकास कब होता है? जब हमारे अंदर कल्पना शक्ति विकसित होती है, जब हमारे अंदर तर्क शक्ति विकसित होती है। ठीक है। जब हम चीजों को बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बेसिकली, तो हमारा मानसिक विकास होता है। और ये सारी चीजें, ये जो सॉल्व करेंगे, हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, या फिर हम तर्क करेंगे किसी के बारे में, या फिर हम सोचेंगे, या हम कल्पना करेंगे, तो ये सारी चीजें किस बिहाफ पे होंगी? ये सारी चीजें भाषा के बिहाफ पे होंगी। अगर मैं आपको एप्पल दिखाऊं ही ना, तो आप एप्पल की इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। और वो बात, उस सिचुएशन को समझिए कि आपको पता है कि हाँ ये कोई वस्तु है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसे कहते क्या है।
क्यों? क्योंकि आपके पास भाषा का ज्ञान नहीं है, और भाषा का ज्ञान तब होता जब आप भाषा को सुन पाए, पढ़ पाए। और भाषा की सबसे बड़ी खास बात यह है कि अनुकरण के माध्यम से आती है, नकल के माध्यम से आती है। ठीक है। अब जब ध्वनियों को आप सुन ही नहीं पाओगे तो आप उसे उच्चारित कैसे कर पाओगे? एक आध ध्वनि ने मैंने मान ली, प बोल दिया आपने, ब बोल दिया, ये ध्वनि मैंने मान ली, चलो फील करके बोल दी, लेकिन बाकी की सारी ध्वनियों का क्या? उसे जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप उच्चारित नहीं कर पाओगे, सीख नहीं पाओगे, क्योंकि भाषा बेसिकली, जो भाषा है या तो अर्जित की जाती है, और अर्जित कैसे की जाती है? आसपास के एनवायरमेंट से। और अगर उसका अधिगम भी हो रहा है, आपको सिखाई भी जा रही है, तब भी तो आप नकल करके ही सीख रहे हो। कोई भी भाषा बिना नकल के नहीं सीखी जाती। ठीक है। तो भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकता है। अगर भाषा का ज्ञान ना हो तो व्यक्ति की मानसिक योग्यता का विकास जिस समान ढंग से होता है वह उस ढंग से नहीं हो पाए। कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है कि उस ढंग से हो पाए जैसे नॉर्मल इंसानों में होता है। अब देखो, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने भाषा और विचार के संदर्भ में कुछ टिप्पणियां की। चलो देखते हैं। एलिस के अनुसार भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज को प्रभावित करता है तथा खुद समाज से प्रभावित होता है। भाषा एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने समाज से इंटरेक्शन करता है। भाई, भाषा है क्या? सामाजिक वस्तु ही तो है। सामाजिक वस्तु ही तो है। भाषा का प्रयोग समाज में ही तो होता है। अगर मान लो आप किसी एक गांव में अकेले एक कमरे में रहते हो तो आपको भाषा की क्या जरूरत है? वहां कोई जरूरत है? भाषा एक सामाजिक वस्तु होती है, और भाषा के माध्यम से क्या करता है? व्यक्ति समाज के साथ इंटरेक्शन करता है। ठीक है, अपने समाज को प्रभावित करता है और खुद समाज से प्रभावित होता है। बेसिकली ये कहना ये चाहते हैं कि इंटरेक्शन करता है। स्वीट के अनुसार भाषा ध्वनियों द्वारा मानव को भावों की अभिव्यक्ति करता है। स्वीट कहते हैं कि भाषा की ध्वनियों के द्वारा मानव क्या करता है? अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। जो उसके अंदर फीलिंग्स है, जो उसके अंदर भाव है, उसको अभिव्यक्त करेगा भाषा की ध्वनि द्वारा कोई भी मानव। मैम थोड़ा लेट हो गया, कितना मेथड निकल गया, ज्यादा नहीं निकला यार आज। बेसिकली ये पेडागोजी का सेक्शन रह रहा है जिसमें आपको 2-3 फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, अब अभी इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो चीजें मैं आपको बताऊंगी। हालांकि पूरा ही चैप्टर इम्पोर्टेंट है क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है एंड में। अभिसारी और अपसारी चिंतन आप जानेंगे कि अभिसारी और अपसारी चिंतन क्या होता है, और बहुत यहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, लेकिन यहाँ से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। आपको सिचुएशन दे दी जाएंगी कि कोई बच्चा है वो इस तरीके से रिएक्ट करता है, तो आपको उस बेसिस पे क्वेश्चन दिए जाएंगे। लेकिन फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन बनेगा यूपी टेट वाले बच्चों या सी टेट वाले बच्चों, वो एंड में बनेगा। मैं बताऊंगी कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं एप्लीकेशन बेस्ड, इसलिए चीजों को समझते जाओ। स्वीट कहते हैं कि भाषा की ध्वनियों के द्वारा मानव क्या करता है? अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। और हरलॉक के अनुसार भाषा में संप्रेषण यानी कि विचारों के आदान प्रदान और सभी साधन है। भाषा में क्या है? विचारों के आदान प्रदान करने के सभी साधन है। और विचारों का आदान प्रदान किया जाता है किससे? बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर। तो भाषा में संप्रेषण के सभी साधन है, और ये सभी साधन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सब कुछ मेंशन। मैम हम लोग के क्वेश्चन भी सुना करिए। एक का क्या क्वेश्चन लिखा है आपने? मेरे पास तो कोई क्वेश्चन नहीं है। क्या क्वेश्चन लिखा है आप? एक मिनट मैं देख लेती हूँ ऊपर तक चैट। गुड मॉर्निंग। बस पेडागोजी पढ़ा रही हैं, सिर्फ इतना ही आपका कमेंट है? कोई डाउट है तो जल्दी पूछो। कोई डाउट है तो फटाफट पूछो, फिर आगे चलते हैं।
मेरा मतलब है लास्ट में। हाँ लास्ट में मैं आपसे बोलती तो अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछा करूं, तो उसके एक दो सेशंस ले लेंगे क्वेश्चंस के। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर लीजिए, एक दो सेशंस में ले लूंगी जब सिलेबस खत्म हो जाएगा। बाकी अगर आप लोगों को कोई डाउट है कि लास्ट में आपको मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो मैं आप लोगों को टाइम देती हूँ, आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब भाषा विकास का क्या महत्व है? भाषा का विकास क्यों होना चाहिए किसी में भी, किसी भी बालक में, किसी भी मानव में भाषा का विकास क्यों होना चाहिए? तो देखो, भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकता है तथा व्यक्ति को सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और शिक्षा ये सभी क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। चलिए मुझे बताओ कि भाषा के माध्यम से, तो मैंने आपको बता दिया कि व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान कर सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को सामाजिक, शारीरिक, मानसिक या शिक्षा इन सभी क्षेत्रों में कैसे लाभ मिल सकता है भाषा के माध्यम से? कैसे लाभ मिल सकता है? एक एक करके फटाफट से मुझे बता दो। बता दो मैं भी सकती हूँ, लेकिन सिर्फ सुनने से क्या फायदा है, क्लास थोड़ी इंटरेक्टिव होनी चाहिए। चलो फटाफट से बता दो। भाषा से समाज में क्या लाभ मिल सकता है? भाषा से शारीरिक क्या लाभ मिल सकता है? भाषा से मानसिक और शिक्षा इन सभी क्षेत्रों में क्या लाभ मिल सकता है? चलो जल्दी से बता दो, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन एक एक पॉइंट को क्लियर करके चलेंगे। मैम समाज में हम पढ़ सकते हैं कुछ। ओके, एक ही बच्चे का आंसर आया, बाकी? मेरे को तो 2 मिनट लगेंगे बताने में। मैम यदि बोलेंगे नहीं तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा हमने क्या सीखना है? ओके मैम, बोलचाल से फिजिकल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। समझ में भी भाषा सीखते हैं, समाज में भी भाषा सीखते हैं। सीखते कहाँ कहाँ ये नहीं पूछा है। लाभ क्या है, समाज से रिलेटेड क्या लाभ, शारीरिक से फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या लाभ है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, मैंने क्या पूछा है। मैंने पूछा है कि भाषा का समाज में शारीरिक, मानसिक, शिक्षा इन सभी के क्षेत्रों में क्या लाभ है? भाषा से क्या लाभ है हमें? सामाजिक विकास से हमें भाषा में क्या लाभ है? शारीरिक विकास से हमें भाषा में क्या लाभ है? मतलब भाषा का क्या रोल है शारीरिक विकास में, भाषा का क्या रोल है मानसिक विकास में, भाषा का क्या रोल है शिक्षा में? अब समझ में आया? जब हम एक दूसरे की भाषा को नहीं जानेंगे तो वो क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं एक बार को आपका सामाजिक में मान गई कि हाँ आपने सामाजिक में बता दिया है। एक्चुअली सामाजिक में, समाज में भाषा का क्या रोल है कि भाषा जो है वो क्या करती है, कनेक्टिविटी का काम करती है ना। इसके माध्यम से आप अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं और एक कनेक्टिविटी का काम करती है। ठीक है, इसके माध्यम से आप अपनी संवेदनाएं, अपने इमोशंस, अपने भाव, आप जो सोच रहे हैं उन सबका आदान प्रदान करते हैं। और जब आप किसी को ये सारी चीजों का आदान प्रदान करेंगे तो एक कनेक्टिविटी बनती है और बेसिकली क्या होता है, सोसाइटी के साथ आपका इंटरेक्शन बनता है, इंटरेक्शन बढ़ता भी है। ठीक है, तो सामाजिक लाभ तो ये है। अब शारीरिक, मानसिक और शिक्षा में किस क्षेत्र में क्या लाभ है भाषा से, ये मुझे बता। तब तक मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस निकाल लेती हूँ। नहीं आ रहा आंसर? शारीरिक लाभ क्या है? बच्चा बोलता है, बच्चा लिखता है भाषा, उसका शारीरिक विकास होगा कि नहीं होगा? कोई भी टीचर किसी भी बच्चे को मान लो गेम्स खिला रही है, खेल खिला रही है, जो इंस्ट्रक्शंस दे रही है वो किस में दे रही है, भाषा में दे रही है। तो शारीरिक विकास में भाषा का योगदान है कि नहीं है? अगर टीचर कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही है
बच्चे को भाषा ही नहीं आती, नहीं समझ में आ रहा उसे, तो क्या वो उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके गेम्स में पार्टिसिपेट कर पाएगा? या बच्चा जब बोल रहा है, जब उसे भाषा ही नहीं आती और वो बोल ही नहीं रहा, तो क्या उसका मुख का विकास, क्या उसका कोई भी शारीरिक विकास होगा? चाहे हाथों का, लिख भी रहा है तो हाथों का विकास हो रहा है ना, शारीरिक विकास है। मानसिक विकास में क्या योगदान है भाषा का? बच्चा कल्पना जो करेगा, सोचेगा, विचारेगा, तर्क करेगा, वो सब भाषा में करेगा। तो भाषा से बच्चे का मानसिक विकास भी होता है। चीजों को सोचेगा, समझेगा, किसमें समझेगा? भाषा में ही तो समझेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में तो भाषा सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो भी आपको ज्ञान मिलता है या जो भी आप ज्ञान प्राप्त करते हैं वो भाषा के माध्यम से ही तो करते हैं। मान लो आप एसएसटी पढ़ रहे हो, मान लो आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मान लो आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, एक्स वाई जेड साइंस पढ़ रहे हो, वो सारी की सारी चीजें लिखी तो भाषा में ही है। वो बात अलग है कि कुछ इंग्लिश में लिखी, कुछ हिंदी में लिखी, बट है तो दोनों लैंग्वेज। तो भाषा के माध्यम, भाषा विकास का क्या महत्व है? भाषा को हमें बच्चे के अंदर क्यों विकसित करना चाहिए? क्योंकि इससे बच्चा कंफर्टेबल तो होता है, विचारों का आदान प्रदान तो करता है, लेकिन उसके साथ साथ भाषा के माध्यम से बच्चे का सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, शिक्षा के क्षेत्र में सभी तरीके का विकास। ठीक है। एजुकेशन, एकता चौहान कह रही हैं अभिसारी चिंतन, इसे कहते हैं अभिसारी चिंतन। मैं आपको आगे बताऊंगी मैम। हर क्षेत्र में भाषा का योगदान होता है। बिना भाषा का किसी भी फील्ड में विकास होना बहुत, हाँ बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि हम जो भी समझते हैं वो भाषा में ही समझते हैं। अगर हमें चीजें समझ ही नहीं आएंगी तो हमारा विकास अवरुद्ध हो। ठीक है, वो बात अलग है कि हो सकता है हम शारीरिक तौर पर बढ़ते चले जाएं, लेकिन बाकी के विकास बहुत ज्यादा अवरुद्ध हो जाएंगे। एजुकेशन में यदि लैंग्वेज नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा उसने कितना सीखा है? इसलिए लैंग्वेज डेवलपमेंट जरूरी है। बेसिकली जो भी आप एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं वो लैंग्वेज में ही प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं आपको सिखा रही हूँ तो देखो इंग्लिश में भी लिखा है, ऊपर हिंदी में भी लिखा है, मैं बोल भी भाषा ही रही, अदरवाइज मैं कैसे समझाऊंगी? पॉसिबल नहीं है ना। तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? सामाजिक संबंधों में भाषा का क्या महत्व है? भाषा के माध्यम से बालक अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकता। ठीक है, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकता है और दूसरे से दूसरे के भावों, विचारों को या दूसरे की चीजों को समझ सकता है। ठीक है, भाषा द्वारा ही व्यक्ति सामाजिक वाणी के मूल्यों को समझ सकता है। भाषा के द्वारा ही व्यक्ति क्या समझ सकता है कि समाज में किस तरीके की वाणी का प्रयोग होता है, समाज में हमें किस तरीके की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भाषा की समझ होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर भाषा का विकास हो चुका है तो भाषा का विकास का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि आपको बोलना आता है, अपने भाव और विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हो, सिर्फ इससे मतलब नहीं है। भाषा का विकास से मतलब, भाषा का विकास से मतलब है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि समाज में अपने से बड़े लोगों के प्रति हम कैसे भाषा का चुनाव करेंगे, प्रयोग करेंगे। बेसिक अपने समकक्ष या समान लोगों के लिए, अपने आयु के समान लोगों के लिए किस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे, और अपने से छोटे बच्चों के लिए या छोटों के लिए किस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, भाषा प्रयोग मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे, ये भी भाषा विकास में आता है। प्लस आपकी जो भाषा होनी चाहिए वो संदर्भ के अनुसार होनी चाहिए, मतलब जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी की शोक सभा में गए और वहां पर आप हंसी मजाक चुटकुले कर रहे हैं, बहुत कैजुअल, बहुत नॉर्मल हो गए अपनी चीजें कह रहे हैं, नहीं। तो भाषा विकास का महत्व ये है कि आपको ये सामाजिक वाणी के मूल्यों को समझाता है कि आपको समाज में किस तरीके की वाणी या किस तरीके की भाषा का प्रयोग करना है। ठीक है, इसके माध्यम से आप नियम और आदर्श सीख सकते हैं। भाई जितने भी सोसाइटी, पर्टिकुलर सोसाइटी के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है, जिसे एक मानव समाज फॉलो करता है। तो वो जितने भी आप आदर्श सीख रहे हो या जो जितने भी नियम समझ रहे हो या कहीं हद तक आपकी जो कल्चरल चीजें हैं वो भी सभी के सभी आप भाषा में सीख रहे हो। तो भाषा का ये महत्व है समाज समाज में कि इसके द्वारा आप रूल समझते हैं। इमेजिन करो भाषा ही नहीं है, कैसे रूल समझो? पॉसिबल नहीं है, पीट पीट के समझाना पड़ेगा। ठीक है, जहां गलती करी वहीं पीट दिया, और कैसे समझाए? और कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। अगली बार वो गलती नहीं करोगे, समझ जाओगे कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ है, तभी मैं पिटाऊं। तो भाषा बेसिकली क्या करती है? नियमों और आदर्शों
को सीखते हैं आप भाषा के माध्यम से, और इस ये पूरा समाज से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आत्म मूल्यांकन। बालक जब अपने परिवार में होता है या दूसरे बालक के साथ खेल के समूह में होता है, तब उसे ज्ञात होता है कि उसके बारे में दूसरा बालक क्या बोलता है और उसके वाणी से कितना प्रभावित होता है। ठीक है, भाषा के माध्यम से बच्चा आत्म मूल्यांकन करता है, खुद का मूल्यांकन करता है। दो तरीके से करता है। एक तो उसको सोसाइटी या सोसाइटी में रहने वाले लोगों का पर्सपेक्टिव पता चलता है अपने प्रति क्या है। ठीक है, अगर सोसाइटी के लोग उसे बोलते हैं कि नहीं आप में ये गलती है, ये कमी है, तो वो अपना मूल्यांकन करके उसको चेंज करता है। दूसरी बात, आत्म मूल्यांकन का मतलब यहाँ से है कि मान लो उसने कोई गलती करी है सोसाइटी में, उसको किसी ने कुछ बोला, तो वो खुद से मूल्यांकन कर सकता है, और वो खुद से मूल्यांकन करने के लिए उसे भाषा की जरूरत पड़ेगी। क्या मैंने सही किया, इतने लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं, क्या मैंने गलत किया, बहुत सारी चीजें होती है आत्म मूल्यांकन की। और आत्म इसके भाषा के माध्यम से आप ये भी जानते हैं कि दूसरे लोग आपके लिए अपना क्या पर्सपेक्टिव रखते हैं, क्या दृष्टिकोण रखते हैं। ठीक है, ये आपकी लैंग्वेज से कौन कितना प्रभावित है। अगर आपको अगर आत्म मूल्यांकन इस तरीके से, मान लो आप कोई लैंग्वेज यूज कर रहे हो और सामने वाले बंदे को पसंद नहीं है, तो बताएगा कि आपने गलत बोला है। फिर आप क्या करोगे, उसमें इम्प्रूवमेंट, उसमें चेंज करोगे, और इसके माध्यम से क्या होगा, खुद का मूल्यांकन होगा, चीजें चेंज होंगी। क्योंकि मूल्यांकन का मतलब सिर्फ जांचने के लिए नहीं होता। मूल्यांकन का मतलब है सीखने में मदद। जो भी मूल्यांकन होता है वो सीखने में मदद करता है। मूल्यांकन कभी भी जांच नहीं करता, ये बात ध्यान रखना। मूल्यांकन सीखने में मदद करता है। जो रेगुलर बेसिस पे हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, वो इसलिए थोड़ी ना करते हैं कि हम बच्चे का प्लस माइनस देख पाए, कितना सीखा कितना नहीं सीखा। नहीं, अगर नहीं सीखा तो क्या गलती रही टीचर की रही या किस चीज की गलती रही, उसको उसमें इम्प्रूव किया जाए। अगर नहीं सीखा है तो उसको सिखाया जाए। तो बेसिकली मूल्यांकन सीखने में मदद करता है। सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं? नींद तो नहीं आ रही? हम्म, सब कुछ क्लियर? बता दो एक बार। सारी चीजों को देखो, पेडागोजी या सीडी कोई महाभारत नहीं है। बहुत आसान, बहुत पेडागोजी से आसान कुछ नहीं हो सकता। बस ये है, अपनी थिंकिंग डेवलप करो। बस उस चीज को, इस चीज को ऐसे मत पढ़ो कि आपको पेपर देने, इस चीज को ऐसे पढ़ो कि आप बच्चे के बारे में कुछ सीख रहे हो। और बच्चे भी नहीं है, ह्यूमन बिहेवियर है, ये सभी के साथ होता है। ये सभी के साथ होता है, ये ह्यूमन बिहेवियर है। अब नींद नहीं आएगी? नो मैम, ठीक है, चलो। नेक्स्ट है नेतृत्व गुण। ठीक है, बेसिकली लीडरशिप के गुण। चलो देखते हैं। भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने समूह के नेता बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। जितने भी नेता है, वो नेता क्यों है, क्यों है भाई? चलो बताओ, इसको भाषा से कनेक्ट करके बताओ। जितने भी नेता हैं वो नेता क्यों? क्या उनमें भगवान ने कोई स्पेशल बॉडी पार्ट या कुछ ऐसा ऑर्गन फिट करके भेजा? नहीं नहीं, ये नेता बनेंगे। क्यों है वो नेता? चलो बताओ, भाषा से कनेक्ट करके बताओ। लिखो लिखो, टाइप करो, बताओ। क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज से सबको, वेरी गुड लता। एक्चुअली उनके समझने का नजरिया, या समझ भी छोड़ो, उनकी भाषा इतनी प्रभावशाली होती है कि इंसान खुद से ही मोहित हो जाता है, खुद से ही बातों में आ जाता है। ये भी एक क्वालिटी है। ये क्वालिटी हर किसी के पास नहीं होती। ठीक है, भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने समूह का नेता बन सकता है, प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करके। अगर उसका भाषा विकास अच्छे से हुआ है, तो उससे क्या कर सकता है, वो अपने समूह का नेता बन सकता है। जितने भी नेता है उनका भाषण सुन लो, ऐसा प्रभावशाली होता है कि लोग, लाखों की भीड़ जाती है उनके भाषण सुनने। घर पे टीवी होने के बावजूद लाइव जाते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या होगा, तो ये देखो कि भाषा का कितना इम्पोर्टेंस है लाइफ में, कितनी इंपॉर्टेंट है भाषा।
भाषा नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है। वो ऐसी भाषा का यूज करता है जिससे कि सबको बोलने के तरीके सबको अपने अपने आकर्षित कर देते हैं। हाँ, वो अपनी भाषा से जनता को प्रभावित कर देता है, बिल्कुल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वह अपनी भाषा के माध्यम से दूसरों को समझा सकता है और दूसरों की बात को समझ सकता है। बिल्कुल, लीडरशिप के गुण क्या है? दूसरों की बात को समझना और अपनी बात को समझा देना। बहुत सारे लोगों को अपनी बात समझानी नहीं आती। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बीएड करने के बावजूद, ठीक है, बीएड या डीएलएड करने के बावजूद भी एक अच्छे टीचर नहीं होते, क्योंकि टीचर का मतलब क्या है? टीचर का मतलब है कि आप अपने बातों को, आप अपने ज्ञान को दूसरे तक पहुंचा सके, दूसरे को समझा सके। अगर आप बच्चे के मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसका मतलब आप गुड टीचर नहीं है। और आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ना कोई बीएड की डिग्री है, ना कोई डीएड की डिग्री है, ना कोई डीएलएड की डिग्री है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। देखो, ज्ञान की कमी चल सकती है, जरूरी नहीं है कि टीचर को एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है अपने सब्जेक्ट में ना। ऐसा तो एनसीएफ भी नहीं कहता कि कोई भी टीचर को अपने विषय में पारंगत होना चाहिए, कभी भी ऑप्शन राइट नहीं होगा। कोई भी टीचर जरूरी नहीं है कि वो अपने विषय में पारंगत हो या उसको सारी नॉलेज होनी चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नहीं। उसको जितनी इंफॉर्मेशन है, उसको जितना पता है, वो अपने बच्चे तक ट्रांसफर कर। तो इसमें लीडर, एक टीचर के अंदर लीडरशिप के गुण होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। वह अपने भाषा के माध्यम से दूसरों को समझा सकता है और दूसरों की बात को समझ सकता है। कई लोग होते हैं कि दूसरे कुछ कहना चाहते हैं बट नहीं समझ में आता है। तो भाषा का विकास, भाषा की ये इंपॉर्टेंस है कि भाषा के माध्यम से आप इजीली अपनी बातों को समझा सकते हैं और दूसरे की बातों को समझ सकते हैं। जो व्यक्ति अपने विचार से कुशलता पूर्वक अभिव्यक्ति कर लेता है, जो व्यक्ति कुशलता पूर्वक अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर लेता है, उसकी वाणी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। मतलब उसकी वाणी लोगों को क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अगर मान लो आप हो या मैं, हम लोग कुशलता पूर्वक अपने भाव और विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, जो हम कहना चाहते हैं वही कह दें, तो क्या हमारी वाणी या आपकी वाणी लोगों को आकर्षित नहीं करेगी? लोगों को आकर्षित करेगी ना। क्यों? क्योंकि आपने कुशलता पूर्वक अपनी बात कह दी है, लोगों को समझ में आ गया है। और सबसे बड़ी चीज है लोगों को समझ में आना। उसे ही नेतृत्व गुणों का सही विकास होता है। अगर आप अपनी बात को समझा लेते हैं अच्छे से और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो यही क्या है? यही नेतृत्व का गुण है, यही लीडरशिप का गुण है। ठीक है, वास्तविक भाषा की पहचान मतलब किस चीज को किस तरीके से कहना चाहते हो, वो चीजें समझ में आती। यस मैम, जैसे पीएम मोदी जब भी वो संबोधन देते थे तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, जब भी वो संबोधित करते हैं मन की बात, ठीक है। हालांकि उनका मैं ये बोल सकती हूँ कि उनकी तो चलो स्पीच लिखी हुई आती है, ठीक है। उनकी स्पीच लिखी हुई आती है, बहुत रेयर होता होगा आई थिंक ये लोग अपने आप बोलते हो, बट स्पीचेज इनकी लिखी हुई होती हैं। लेकिन जिसने भी लिखी है, अगर लिखी है तो जिसने भी लिखी है बहुत प्रभावशाली तरीके से लिखी है। और देखो, सिर्फ लिखने से मतलब नहीं है, एक क्वालिटी होता है कि उसको बोलना। सिर्फ लिखने से मतलब भी नहीं होता। मान लो मैं बहुत अच्छा भाषण लिख भी दूं, लेकिन उसको किस तरीके से बोलना है ये भी आर्ट है, ये भी क्वालिटी है, और ये भी भाषा विकास में सिखाया जाता है। उचित हाव भाव के साथ, उचित ध्वनि होनी चाहिए, ध्वनि में उतार चढ़ाव होना चाहिए, फेस पे एक्सप्रेशन होने चाहिए, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। और यही सारी चीजें आपको बच्चे के अंदर डेवलप करनी है, क्योंकि एक अगर भाषा का विकास आपने बच्चे को अंदर डेवलप नहीं करा, तो आप ये देख रहे हैं कि कितना बच्चा लॉस में चला जाएगा, किन किन चीजों से बच्चा वंचित रह जाएगा। चलो आगे चलो। आकलन शक्ति मतलब बेसिकली जांच करना। बालक की वह ज्ञान क्षमता जिसे दूसरों को क्रियाओं तथा हाव भाव का अनुकरण कर लेता है, वह आकलन शक्ति कहलाता है। आकलन शक्ति में बेसिकली क्या होता है? बच्चा जो हाव भाव है उसको अनुकरण करके सीख लेता है, ठीक है। उसको अनुकरण करके सीख लेता है, और उसके अनुकरण करने की क्षमताओं की जांच होती है कि कितना ये अनुकरण, कितना नकल करके सीख पा रहा है। थोड़ी सी हिंदी यहाँ पे अजीब सी लिखी है, टाइपिंग में मेरे को लग रहा है शब्द आगे पीछे कर दिए हैं, ठीक है, बट इसका मतलब यही है। आगे चलते हैं। हरलॉक के अनुसार बालक के आकलन शक्ति का विकास, हरलॉक के अनुसार, ठीक है, बालक के आकलन शक्ति का विकास शब्द के प्रयोग से पहले ही हो जाता है। मतलब बच्चे में
जो आकलन शक्ति है उसका विकास शब्द, जब वो शब्द का प्रयोग करना शुरू करता है ना, उससे पहले ही हो जाता है, उससे पहले ही वो आकलन आकलन शक्ति कर लेता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को देखा है आपने, उनके पास शब्दों का ज्ञान नहीं है, मैं कहती हूँ उनके पास वर्णों का ज्ञान है, सिर्फ वर्णों का मतलब अक्षरों का ज्ञान है, बट उनके पास शब्दों का ज्ञान नहीं है। लेकिन फिर भी उनके फेस पे आपको एक्सप्रेशंस दिखेंगे, उनके फेस पे आपको एक्सप्रेशंस दिखेंगे, शब्द के ज्ञान से पहले ही हो जाता है आकलन शक्ति का विकास उनके अंदर। मतलब अगर आप एग्रेसिव हो कैसे देख रहे हो, तो वो आपको एक्सप्रेशन से देखकर ही आकलन कर लेंगे, अरे भाई कुछ तो खतरा है। भले ही आपने वर्ड से कुछ नहीं बोला, वर्ड से कुछ नहीं बोला, बट आपने हाव भाव की भाषा से सब कुछ कह दिया। ठीक है, आप उन्हें आंख दिखा रहे हो, जैसे कुछ लोग होते हैं जो अब छोटे बच्चों को आंख दिखाते हैं तो बच्चा तुरंत डर जाता है, भले ही उसके पास शब्द का ज्ञान नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसे स्माइल कर रहे हो तो वो आपको देख के स्माइल करता है। ये सारी चीजें ऑब्जर्व किया करो। ठीक है, तो बालक में जो आकलन शक्ति है ना, हाव भाव को जांचने की शक्ति, आकलन शक्ति का मतलब यहाँ पर बेसिकली हाव भाव को जांचना। बालक के अंदर जो आकलन शक्ति का विकास है, वो जब शब्द प्रयोग करना शुरू करता है ना, उससे पहले ही हो जाता है विकास उसके अंदर, शब्दों के प्रयोग करने से पहले ही हो जाता है। यह देखा गया है कि जब यह देखा गया है कि बालक उस शब्द को जन्म दे सकता है जिस शब्द के साथ कुछ हाव भाव भी जुड़े होते हैं। बिल्कुल, यह भी देखा गया है कि मान लो आप उसको एग्रेसिव होकर कुछ कह रहे हो, ऐसे कर रहे हो, तो भले ही आपने उसको नहीं सुनाई दिया हप की ध्वनि, लेकिन वो हप अपने आप ही उस शब्द को जन्म दे सकता है। उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि आपके हाव भाव को देखकर वो चीजों को या शब्दों को जन्म देता है, पर्टिकुलर शब्दों से इंडिकेट करता है। समझ में आया पॉइंट? फिफ्थ पॉइंट क्लियर है? यस मैम, मेरा 2 ईयर का बेबी है, उसे आंख देखने पर वो अपनी आई बंद कर लेता है। देखो, आंख देखने पर मतलब आंख अगर आप उसे दिखा रहे हो तो मतलब वो आंखें बंद कर लेता है, मतलब अपने आप से चीजों इनोवेट कर लेता है। ठीक है, चीजों को जन्म देता है, अपने आप से चीजें इनोवेट कर लेता है। कई बार बच्चे नहीं नहीं करते हैं, उन्हें नहीं पता होता नहीं का मतलब, बट उन्होंने सुना है नहीं नहीं नहीं, आप आंख दिखाओ। कई बार बच्चे डर के मारे नहीं 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 करते। तो क्या कर रहे हैं बेसिकली, वो खुद से ही शब्द का निर्माण कर रहे हैं पर्टिकुलर हाव भाव को देखकर। जब भी वो वाले हाव भाव देखेंगे तो वो उस शब्द को बोलेंगे। क्लियर है? जैसे मान लो कुत्ता है, बच्चे कुत्ते को देख के भौं भौं करने लग जाते हैं अपने आप, जबकि उनके पास शब्द का ज्ञान नहीं है कि हाँ भाई कुत्ता क्या होता है, क्या चीज है, कुछ भी नहीं है। उसने उसको देखा और अपने आप भौं भौं करने लगा। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर सारे? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आकलन शक्ति वाला पॉइंट क्लियर? रिवर्ट किया करो, रिवर्ट किया करो। नेक्स्ट, अब कुछ उच्चारण देख लेते हैं कि बच्चा कैसे कैसे उच्चारित करता है, भाषा को कैसे कैसे सीखता है। ठीक है, तो चलो, लगभग 1 वर्ष के बालक में शब्द के अनुसार उच्चारण की तत्परता एवं योग्यता आ जाती है। 1 वर्ष के बालक में बेसिकली क्या होता है, शब्द के अनुसार उच्चारण करने की तत्परता, मतलब वो चीजों को उच्चारित करने के लिए रेडी भी दिखाई देता है कि उसे सुनने को मिले तो वो उच्चारित करे, और वो योग्यता उसके अंदर आ जाती है। मतलब 1 साल का बच्चा ठीक ठाक तरीके से बोलना शुरू कर सकता है, उच्चारण करना शुरू कर सकता है ठीक ठाक तरीके से, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी चुपचाप बैठा है। ठीक है, तो 1 वर्ष के बालक में शब्द के अनुसार उच्चारण करने की तत्परता और योग्यता, बेसिकली योग्यता नहीं है, योग्यता है, योग्यता आ जाती है। उस समय वह अनेक सरल ध्वनियों को उच्चारित करने लगता है। जो सरल ध्वनियां भी है, मामा, पापा, बुआ, ठीक है, इस तरीके के शब्द वो बोलने लगता है। हालांकि हम मामा पापा बुआ उसे बार बार सुनाते हैं, बोलो मामा पापा, तो वो वही ध्वनियों को उच्चारित करता है। बेसिकली ये ध्वनियां थोड़ी सरल होती है, और हम दूसरी बातों से यही उच्चारित करवाते हैं। तो उच्चारित करवाते हैं तो भाषा क्या है, अनुकरण का माध्यम है, जो नकल करेगा वही सीखेगा। उस समय वह अनेक सरल ध्वनियों का उच्चारित उच्चारित करने लगता है, जो उच्चारण उसने पहले कभी नहीं किया। और यह वह किसके द्वारा सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। आपके घर में आसपास बेबीज होंगे तो आपने ये सारी चीजें ऑब्जर्व की होंगी कि एक जैसे ही बच्चा 1 साल का होता है तो जो आप लोग आसपास बोलते हो उसको वो बोलने की कोशिश करता है, तत्परता मतलब उसके लिए रेडी रहता है,
उसको वो बोलने की कोशिश करता है और कहीं ना कहीं मामा, पापा, चाचा या बुआ इनमें से चीजें बोलने लगता है। ठीक है, तो ये कब होता है? 1 वर्ष के बालक। चलो अब कुछ बालक में भाषा विकास की अवस्थाएं देख लेते हैं। सबसे पहले जब बच्चा बोलने की तैयारी करता है, ठीक है, शुरुआती पीरियड की बात करते हैं, तो क्रंदन शिशु के जन्म से ही का नंदन पहाड़ हो जाता है। इसको इसी लैंग्वेज में लिखो, क्रंदन शिशु के जन्म से ही आरंभ हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है तो जो क्रंदन है, जो रोना है, वो तभी शुरू हो जाता है। और इसलिए रोने को बच्चे की प्रथम भाषा कहा जाता है। मैंने आपको एक लास्ट क्लासेस में भी बताया होगा कि रोना बच्चे की प्रथम भाषा होती है। तो क्रंदन शिशु के जन्म से ही आरंभ हो जाता है, जो उसकी भाषा के प्रारंभिक रूप से होता है। मतलब बेसिकली ये भाषा की पहली बच्चे की पहली भाषा होती है रोना। यदि बालक सामान्य रूप से रोता है तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। बिल्कुल सही बात है। बच्चा शुरुआत में उसके पास ना शब्द है ना वर्ण है। शब्द और वर्ण आएंगे कहाँ से? क्योंकि ये सारी चीजें तो अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। अभी तक उसने ना उसका मौखिक विकास, भाषा, शारीरिक विकास इतना अच्छे तरीके से हुआ है, और ना ही उसने अभी इतनी भाषा सुनी है कि वो बोल पाए। तो जब बच्चा पैदा होता है, जब वो शिशु होता है, तो उसकी पहली भाषा रोना होती है। उसको भूख लगेगी तो वो रोएगा, उसको दर्द होगा तो वो रोएगा, उसे किसी चीज की जरूरत है तो वो रोएगा। और अगर बालक सामान्य रूप से रोता है तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। बिल्कुल आपने देखा होगा, जब बच्चा रोता है तो माँ बाप, अरे इसके पेट में दर्द हो रहा होगा, अरे इसे प्यास लगी होगी, इसे हालांकि हम लोग एग्जैक्ट नहीं समझ पाते हैं। शुरुआत में हम लोग आप लोग एग्जैक्ट, जो भी आप पेरेंट्स बने होंगे, शुरुआत में आप लोग एग्जैक्ट नहीं समझ में पाए होंगे, लेकिन 10 से 15 दिन बाद आपको समझ में आ गया हो कि हाँ इसे भूख लग रही है इसलिए रो रहा है, इसके पेट में दर्द है, कहीं कुछ पेट में प्रॉब्लम तो नहीं है, डॉक्टर को दिखाने जाते हो। ठीक है, रोने से मांसपेशियों का अभ्यास भी हो जाता है। ठीक है, रोने से क्या होता है, आपकी मांसपेशियां विकसित भी हो जाती है, उसका अभ्यास भी हो जाता है बच्चे के। इस अभ्यास से उसकी मांसपेशियों में वृद्धि होती है। देख लो, रोने से भी उसकी मांसपेशियों में वृद्धि होती है, मतलब रोना भी बहुत जरूरी है एक बालक के लिए। रोना भी बहुत जरूरी है, इससे क्या होता है, उसकी मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। रोने से बालक को नींद अच्छी आती है और उसकी भूख भी बढ़ती है। ये नई चीज आपको सीखने को मिल रही है कि रोने से क्या होता है। अच्छा, रोने से सिर्फ बालक को ही नींद अच्छी आती है कि आपको भी आ जाती है? हम्म, सिर्फ बालक को ही अच्छी नींद आती है या तुम लोगों को भी आ जाती है? रोए तो सभी, ऐसा तो नहीं है ना? तो रोने के बाद नींद कितनी अच्छी आती है। तो रोने से क्या होता है, नींद अच्छी आती है। अब बच्चा जब रो रहा है, तो रो रहा है तो क्या हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है ना। अब जब एनर्जी वेस्ट होगी तो भूख भी लगेगी, ये ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, एनर्जी वेस्ट होगी तो भूख भी लगेगी। चलो, फिर बच्चा बबलाना शुरू करता है। पहली भाषा रोना, फिर बच्चा क्या शुरू करता है, बबलाना। बबलाना क्या होता है भाई? बैबलिंग, जैसे इंग्लिश में क्या होता है बबलाना? एक तो तुम लोग रिस्पॉन्स में, क्या होता है बबलाना बताओ? बबलाना क्या होता है? नहीं पता? बबलाना जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, शिशु के अवस्था, पहले तो शुरुआत में रोता है, फिर धीरे धीरे क्या करता है, हाथ पैर चला के बा 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 इस तरीके से बोलना शुरू करता है, बा बा मा मा, इस तरीके से कुछ ना कुछ बोलना शुरू करता है। तो उसे कहते हैं बैबलिंग, बबलाना। ठीक है, बा बा आपने सुना, देखा भी होगा। बच्चे को आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चों को क्रंदन कुछ समय में बबलाने में परिवर्तन हो जाता है। मतलब बच्चों का रोना कुछ समय बाद बबलाने में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, पहले महीने के अंत से ही बालक कुछ सरल ध्वनियों को बोलने लगता है।
मतलब जब वो पैदा होता है तो जब उसका फर्स्ट मंथ होता है, फर्स्ट मंथ के एंड से ही वो क्या करने लगता है, कुछ सरल ध्वनियों को बोलने लगता है, जैसे बाप, माँ। ठीक है, प्रॉपर नाम नहीं, ब ब ब ब इस तरीके से, मामा आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को। तो पहले महीने के अंत से ही बालक कुछ सरल ध्वनियों को बोलने लगता है। छींकते समय, जमाई करते समय, खांसते समय कुछ जटिल ध्वनियां बोलता है। ठीक है, जब वो छींकता है तब कुछ ध्वनि निकलती है उसके मुख से, खांसता है तो कुछ ध्वनि निकलती है। ठीक है, तो कुछ जटिल ध्वनियां बोलता है और ये ध्वनियां क्वीनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? क्वीइंग कहलाती है। मैम मेरी बेटी भी करती थी ऐसे। तो ये ध्वनियां क्या कहलाती है? क्वीइंग कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा अंगड़ाई लेता है तो इस तरीके से अंगड़ाई लेते वक्त भी तो करता है, तो वो क्या है? वो क्वीइंग है। ठीक है, सामान्य भाषा और विकार वाणी, वाणी संबंधित विकार उन बच्चों में अधिक पाया जाता है जिनके पारिवारिक संबंध खराब रहता है। अब देखो ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हो गया है, ये नई चीज आई है। अब कुछ वाणी संबंधी विकार देखते हैं। कुछ बच्चों में भाषा संबंधी या वाणी संबंधी विकार देखने को मिलते हैं, मतलब अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं करते या हेजिटेट करते हैं, बहुत सारी चीजें आएंगी अभी आगे देखेंगे। तो वाणी संबंधी विकार उन बच्चों में अधिक पाया जाता है जिनके पारिवारिक संबंध खराब रहते हैं, मतलब जिनके परिवार में आपस में लोगों के संबंध खराब रहते हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। ठीक है, या शोर शराबा बहुत होता है, या मतलब परिवार के रिलेशंस परिवार के मेंबर्स के रिलेशंस आपस में एक दूसरे से अच्छे नहीं होते हैं, तो उन बच्चों में आपको वाणी संबंधित विकार देखने को मिलते हैं, जैसे भ्रष्ट उच्चारण। ठीक है, करप्टेड प्रोनाउंसिएशन। सामान्य वाणी दोष मुख्य है, भ्रष्ट उच्चारण दोष पाया जाता है। मतलब अगर कोई सामान्य दोष है, जैसे बच्चा किसी भी चीज को गलत उच्चारित कर रहा है या गलत तरीके से बोल रहा है, तो ये सामान्य वाणी दोष मुख्य भ्रष्ट उच्चारण दोष पाया जाता है। मतलब इसको आप भ्रष्ट उच्चारण दोष भी कह सकते हैं। कुछ बालक में मुख्य रूप से जबड़ों, दांत और होठों की रचना या बनावट ठीक ना होने के कारण, कई बच्चों में क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ बच्चों की जबड़े की बनावट ठीक नहीं होती, दांत की बनावट ठीक नहीं होती, होठों की रचना, आपने देखा होगा किसी के बच्चों के होठ कटे रहते हैं, तो होठों की रचना ठीक ना होने के कारण कई बार क्या होता है, उनमें उच्चारण दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उनमें क्या हो जाता है? उच्चारण दोष उत्पन्न हो जाता है, मतलब वो चीजों को सही ढंग से उच्चारित नहीं कर पाते। यदि पारिवारिक सदस्यों द्वारा भ्रष्ट उच्चारण करना या शैशवावस्था में बच्चों द्वारा उच्चारित शब्द माता पिता को आनंद देना, अगर मान लो किसी भी परिवार में के जो आपसी मेंबर्स हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, अगर वो किसी चीज को गलत उच्चारित करते हैं या शैशवावस्था में या बचपन में 0 से 2, शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक चलती है और 1 वर्ष में बालक बोलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो जन्म से 2 वर्ष के बीच में बच्चा जो भी बोलता है, जो भी शब्द उच्चारित करता है, गलत उच्चारित करता है, अगर मम्मी पापा माता पिता उसका आनंद लेने लगते हैं कि देखो कैसे बोल रहा है, जैसे कई बच्चे होते हैं तुतलाते हैं, चलो तुतलाना अलग चीज है, मान लो गलत उच्चारण कर रहे हैं, मामा को मामा ना कह के मापा बोल रहे हैं, ठीक है, मापा बोल रहे हैं, तो अगर पेरेंट्स यहाँ पर उसके इस दोष को एंजॉय करने लगते हैं, नहीं नहीं ये कितना क्यूट लग रहा है, इस तरीके के इसने नए शब्द का इनोवेशन किया है, हमारा बच्चा तो देखो इसने नए शब्द का इनोवेशन किया है, ये ना मामा बोलता ही नहीं, ये मापा बोलता है। ठीक है, मापा मतलब इनके मामा। ठीक है, तो अगर आपने एंजॉय कर लिया तो वो गलती बच्चे में जिंदगी भर रहता है, वो गलती बच्चे में जिंदगी भर रहता है। ठीक है, तो एक तो परिवार के आपसी जो परिवार के मेंबर्स हैं उनकी भाषा का जो उच्चारण है वो शुद्ध होना चाहिए, प्लस अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो आपको उसको वहीं पे ठीक करना है। अगर बच्चा भ्रष्ट उच्चारण का प्रयोग करता है और उसका माता पिता में उसमें प्रोत्साहित करते हैं तो बच्चा भ्रष्ट उच्चारण दोष बढ़ता है, मतलब अगर कोई बच्चा गलत उच्चारण कर रहा है और माता पिता क्या करते हैं, बेसिकली उसको में प्रोत्साहित करते हैं कि हाँ हाँ और बोलो और बताओ, एक बार और बोलना, एक बार और बोलना, एक बार और बोलना, तो बच्चा क्या करता है, उसके अंदर भ्रष्ट उच्चारण का दोष पैदा हो जाता है। अच्छा, मेरे ख्याल से व्हाट्सएप सभी के पास होगा और आप लोगों ने देखा भी होगा, आजकल एक नया ट्रेंड है रील्स का। ठीक है, अब उस रील्स के ट्रेंड में क्या है, कई बच्चे गालियां देते हैं, है ना, चीजों को गलत तरीके से उच्चारित करते हैं, और जो रील्स बनाने वाले हैं वो बेसिकली आनंद लेते हैं उन चीजों का और अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं।
अगर उसकी गलती वहीं पे करेक्ट नहीं की गई तो इन फ्यूचर क्या होगा, ये दोष उसके अंदर जिंदगी भर रह जाएगा। जो वो गाली दे रहे हैं या जो भ्रष्ट भाषा का प्रयोग कर रहे हैं या गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अगर उन्हें कोई करेक्ट नहीं करे, ठीक है, इसको प्रोत्साहित ना करने की बजाय उसको उस चीज से मना किया जाए, नहीं नहीं बेटा ये गलत बात है, तो सुधार होगा और प्रोत्साहित किया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली फिर आप उन चीजों को आगे नहीं बदल सकते। आप किसी भी इंसान की भाषा को शुरुआती दौर में सुधार सकते हैं, बाद में नहीं सुधार सकते। एक बार अगर उसके अंदर भाषा के अवगुण आ गए तो फिर टाइम टू टाइम दिखाई देने लगेंगे, उसको स्टॉप नहीं किया जा सकता। मान लो कोई इंसान है जिसकी आदत है कि वो गाली देके ही बात करेगा, उसकी इस चीज को आप शुरुआती दौर में सुधार सकते हो, लेकिन अगर आप ये बाद में कोशिश करो कि आप उसे रोक दो कि नहीं गाली नहीं देनी, गाली नहीं देनी, वो टाइम टू टाइम दिख जाएगा, सिचुएशन जैसी आएगी वैसी वो इमीडिएट रिएक्ट करेगा। ऐसा है कि नहीं है? ठीक है, तो अगर बच्चा भ्रष्ट उच्चारण का प्रयोग करता है और उसके पेरेंट्स उसको उसकी उस गलती को सही करने की बजाय, उसे समझाने की बजाय उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो भाषा का बच्चे का जो भ्रष्ट उच्चारण का दोष है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अस्पष्ट भाषा। जब बच्चे स्पष्ट उच्चारण करते हैं तो इस प्रकार की भाषा को विकार भाषा कहा जाता है। ठीक है, जब बच्चे क्या करते हैं, अस्पष्ट उच्चारण करते हैं, मतलब उच्चारण तो कर रहे हैं बट समझ नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं, मतलब जैसे मतलब को मतबल बोल देना, लखनऊ को नखलऊ बोल देना, ठीक है, तो अस्पष्ट उच्चारण करते हैं, तो इस प्रकार की भाषा को विकार भाषा कहा जाता है। लगभग 5 वर्ष की अवस्था तक बच्चे अस्पष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं, मतलब तुतलाता है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे देखो तुतलाने की बात हुई है। तो लगभग 5 वर्ष तक बच्चे अस्पष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। उसके साथ आयु बढ़ते बढ़ते क्रम इस प्रकार की विकार भाषा दूर हो जाती है, मतलब धीरे धीरे शुरुआत में क्या करता है, बच्चा तुतलाता है, 5 वर्ष तक बच्चा तुतलाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, उसका तुतलाना दूर हो जाता है। तुतलाना, अब देखो तुतलाने के बारे में बात हो रही है। वैज्ञानिक का मानना है कि भाषा दोष 5-2 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। मतलब ये जो तुतलाना है बच्चे का, ये 2 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ हो जाता है, जब बच्चा 2 साल का होता है उससे शुरू हो जाता है तुतलाना। ठीक है, बालकों की समायोजन जैसे अच्छा होता है, उसका तुतलाना ठीक हो जाता है, जैसे जैसे बालक समाज के साथ, सोसाइटी के साथ समायोजन करने लगता है, ठीक है, जैसे जैसे लोगों के साथ बोलना बातचीत करना शुरू कर देता है, तो उसका ये तुतलाना अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये तुतलाना बेसिकली स्टार्ट होता है 2 साल से और लगभग 5 साल तक। ठीक है, 2 साल से शुरू होता है, लगभग 5 साल तक चलता है, और एक ऐसा भाषा विकार है जो समायोजन के साथ, एडजस्टमेंट के साथ, जैसे आप सोसाइटी से एडजस्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हो, तो वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाए। नेक्स्ट है हकलाना। ठीक है, वैज्ञानिक का मानना है कि हकलाने का कारण बालक को भय और घबराहट है। ठीक है, अगर कोई बच्चा हकलाता है तो इसके 2 रीजन हो सकते हैं, या तो उसे किसी चीज का डर है या उसके अंदर किसी चीज की घबराहट है। ठीक है, अगर बालक में गला, जीभ, फेफड़ों तथा होठ सभी का संतुलन ठीक ना होने पर बालकों में, और इसके अलावा अगर बालक के होठ, गला या फेफड़े या जीभ इनका संतुलन ठीक नहीं है तो भी बच्चा हकलाना शुरू कर देता है। तो बेसिकली हकलाते वो बच्चे हैं जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी कब होती है, जब हम चीजों से डरते हैं या घबराते हैं। ठीक है, और कई बार ये इस वजह से भी हो जाता है कि आपके जो बोलने में जिन जिन चीजों का प्रयोग हो रहा है, जीभ का प्रयोग हो रहा है, फेफड़ों का प्रयोग हो रहा है, होठ का, इन सभी का संतुलन एक साथ ना बैठे, क्योंकि बोलते वक्त भी चीजों का बैलेंस होना जरूरी है। अगर चीजें बैलेंस नहीं हो पाती तो हकलाना शुरू कर देता है बच्चा। अब बालकों की भाषा में सुधार कैसे किया जाए, ध्यान से सुनो। बालक को हम उम्र के बच्चों के साथ बात करनी चाहिए। ठीक है, जो उसके बराबर हम उम्र के बच्चे हैं उनके साथ बात करनी चाहिए। तो बातचीत एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भाषा का विकास होता है, और उसके माता पिता को बच्चे को हम उम्र के बच्चों के साथ बात करने के लिए उत्साहित करना चाहिए, मतलब बच्चे को खुद भी अपने हम उम्र के बच्चों के साथ बातचीत करनी चाहिए और उसके पेरेंट्स को भी उसे उत्साहित करना चाहिए
बातचीत करने के लिए, ठीक है। बालक को कठोर नियंत्रण में नहीं रखना चाहिए किसी भी तरीके से, वो बच्चे के लिए नुकसानदेह ही होता है, बच्चे के मस्तिष्क पर और बहुत सारी चीजों पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है कठोर नियंत्रण, ठीक है। बालक को अच्छी वाणी के विकास करने के लिए अच्छी वाणी सीखनी चाहिए, अच्छी वाणी के प्रयोग करना चाहिए ताकि बालक अनुकरण करे। अगर आपको अपने बालक के अंदर या अपने बच्चों के अंदर अच्छे भाषा का, अच्छी वाणी का विकास करना है, तो उसके लिए बच्चे को अच्छी वाणी सुनानी चाहिए, अच्छी वाणी सिखानी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो सुनेगा वही सीखेगा। अच्छी वाणी सुनेगा, अच्छी वाणी सीखेगा और अच्छी वाणी बोलेगा, ठीक है। भाषा सीखने का साधन, अब भाषा किस किस के माध्यम से सीखी जाती है? अनुकरण के माध्यम से। अनुकरण मतलब नकल करना। मैंने आपको पहले ही बताया, भाषा नकल के माध्यम से सीखी जाती है। खेल में भी आप भाषा सीख सकते हैं, भाषा का विकास खेल में भी होता है, नए नए शब्द बच्चों को एक दूसरे से सीखने को मिलते हैं, ठीक है। कहानी सुनने के माध्यम से भी भाषा विकास होता है, नए नए शब्द आते हैं, बच्चे अर्थ पूछते हैं, इसका क्या मतलब होता है, वो क्या होता है, ऐसा कैसे होता है। इसके अलावा वार्तालाप करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी बच्चे के अंदर भाषा का विकास करना है ना, तो उसे वार्तालाप के मौके दो, उससे खूब बात करो, अपने आप उसका भाषा का विकास हो जाएगा, ठीक है। वार्तालाप करना है, बातचीत करना। प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर भी पूछ सकते हो आप बच्चों से कि बताओ ऐसा क्यों है। तो बेसिकली भाषा का विकास जितने ज्यादा बोलने के मौके दोगे, प्रश्नोत्तर में भी क्या होगा, जब वो उत्तर देगा तो बोलेगा। खेल में भी क्या होगा, बोलेगा। कहानी सुनेगा तो नए नए शब्दों को सुनेगा, वार्तालाप करेगा तो बातचीत करेगा, तब भी बोलेगा और दूसरे को सुनेगा। तो बेसिकली सुनने और बोलने के माध्यम से बहुत ज्यादा भाषा का विकास होता है, ठीक है। तो अगर आपको किसी की बच्चे के अंदर भाषा का विकास करना है, तो आप उसको बातचीत के अनेक 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 अवसर दें। ये सारे पॉइंट्स क्लियर? भाषा वाला पूरा पॉइंट क्लियर? अब कोई डाउट है तो वो डाउट पूछो, उसके बाद में विचार पढ़ूंगी, थॉट। थॉट के क्या बेनिफिट? वो भी या चले गए? बताओ बताओ, काफी सारे बच्चे लाइव हैं, जवाब क्यों नहीं देते? सारे पॉइंट्स क्लियर है ना? आगे चलें, थॉट के बारे में पढ़ें अब। चलो, चिंतन या विचार, ठीक है, थॉट। चलो अभी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। चिंतन क्या है? चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। बिल्कुल, बिना ज्ञान के आप किसी भी चीज के बारे में चिंतन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ज्ञान होगा तभी सोच पाओगे, और भाषा होगी तभी सोच पाओगे। तो ज्ञान, चिंतन क्या है? मानसिक जो आपकी क्रिया कर रहे हो उसका ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन में हम ज्ञान के बारे में उथल पुथल करते हैं, जो भी हमने चीज सीखी है उसके बारे में उथल पुथल करेंगे। जीव शरीर द्वारा वातावरण के प्रति ड्रेवर चैतन्य समायोजन, मतलब अपनी बॉडी के द्वारा वातावरण के प्रति आप जो चिंतन करते हैं या चिंतन के माध्यम से जो समायोजन करते हैं, वो चिंतन है, ठीक है। चैतन्य समायोजन जो आप करते हैं वो चिंतन है। कोलिन्य और ड्रेवर ने कहा है, हालांकि सिर्फ समझाने के लिए, आपको याद नहीं करनी कि किसने किसको कहा है, कौन सी परिभाषा दी है, आपको याद नहीं करनी, सिर्फ समझाने के लिए। चिंतन प्रयत्न और भूल, प्रयास और त्रुटि पर आधारित इच्छा संतुष्टि की प्रक्रिया। चिंतन कैसा है? भूल और प्रयास और गलतियों, त्रुटि मतलब गलतियां, गलतियों पर आधारित इच्छा संतुष्टि की प्रक्रिया है। मतलब चिंतन से आप क्या करते हैं, जो गलतियां हुई हैं उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। जो भूल हुई है उसके बारे में सोचते हैं और आगे की चीजों के लिए प्रयास करते हैं कि इसे इम्प्रूवमेंट कैसे की जाए। चिंतन वह प्रक्रिया है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य उद्देश्य की ओर प्रवाहित होते हैं। मतलब चिंतन एक ऐसी व्यवस्था है या ऐसी प्रक्रिया है जहां पर आपके जो विचार हैं वो सिस्टमैटिक वे में उस तरफ बढ़ते हैं जो आपका लक्ष्य है। आपका लक्ष्य क्या है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मान लो, ठीक है। तो चिंतन क्या है? वो प्रक्रिया है जिसमें आपके विचार सिस्टमैटिक वे में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। आपके विचार सिस्टमैटिक वे में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं, वो चिंतन है।
भाषा संप्रेषण के माध्यम से बालक नए भाव, दृष्टिकोण, सूचना, व्यवहार तथा कौशल अर्जित करता है। ठीक है। संप्रेषण को समझने के बाद बालक अनुक्रिया के रूप में विचार व्यक्त करता है। जब वो कम्युनिकेशन स्किल उसके अंदर डेवलप हो जाती है, नए भाव, दृष्टिकोण को सुनना, व्यवहार तथा कौशल अर्जित करना, उसके बाद बालक अनुक्रिया के रूप में विचार व्यक्त करता है। बिल्कुल सही बात है। जब उसने चीजें सुन ली तो वो भी अपने विचार व्यक्त करेगा। चिंतन क्या है? चिंतन एक उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। चिंतन केवल वही बच्चा या वही लोग कर सकते हैं जिनके पास ज्ञान है। जिनके पास ज्ञान ही नहीं, वो चिंतन कैसे कर सकते हैं? मान लो आपको पता ही नहीं है कि ये सेब है, ये रेड कलर का होता है, ठीक है, और ये रेड कलर का क्यों होता है, मान लो आपको यही नहीं पता, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे कि रेड कलर का क्यों होता है? उसके लिए जरूरी ये है कि पहले आपको पता हो कि सेब होता क्या है और उसका कलर भी रेड होता है। तभी तो आप चिंतन कर पाओगे। ठीक है, सेब एक फ्रूट है, उसका रेड कलर होता है, फिर आप फाइंड आउट कर पाओगे, फिर आप सोचोगे कि रेड कलर का होता क्यों है आखिरकार। ठीक है। तो चिंतन क्या है? एक उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए आपके पास ज्ञान ज्ञान का उपलब्ध होना जरूरी है। इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। बिना ज्ञान के चिंतन नहीं कर सकते आप। जिस चीज के बारे में आपको जानकारी नहीं है, उस चीज के बारे में आप कैसे सोच सकते हो? पॉसिबल है? जिस चीज के बारे में आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, उस चीज के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। चिंतन में सामान्य स्मृति, कल्पना, अनुमान आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती है। मैंने अभी आपको क्या बताया था? चिंतन में आपकी याददाश्त, याददाश्त कौन सी याददाश्त? जो ज्ञान है आपके पास, जो आपने सीखा है, उसकी याददाश्त। चिंतन में आपकी याददाश्त मतलब स्मृति, ठीक है, मेमोरी, आपकी कल्पना, कल्पना करना, इमेजिन करना, और अनुमान लगाना, ये सारी मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी होती हैं, वो आगे पढ़ेंगे। वस्तुओं में प्रतीकात्मक संबंधों की व्यवस्था भी चिंतन है। किसी भी वस्तु को आप सिंबल से पहचानते हो, सिंबल से पहचानते हो ना, तो इस सिंबल से पहचानने की व्यवस्था भी क्या है? चिंतन है। मान लो मैं आपके सामने ये सिंबल बना दूं, तो सिंबल आपको पता है ना रुपए का है, तो ये आपने जो इसको जो पहचाना है, प्रतीकात्मक मतलब ये जो सिंबल आपने जो पहचाना है, ये भी क्या है? चिंतन ही तो है। क्योंकि अनुमान लगाना भी चिंतन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। चिंतन और कल्पना दोनों ज्ञानात्मक व रचनात्मक मानसिक क्रियाएं हैं। ठीक है, अगर आप किसी के बारे में सोचते हैं, किसी भी विषय के बारे में सोचते हैं, या किसी भी विषय के बारे में कल्पना करते हैं, तो ये भी आपकी ज्ञानात्मक और रचनात्मक मानसिक क्रियाएं हैं। ठीक है। ज्ञान है तभी आप चिंतन कर रहे हैं, तभी आप कल्पना कर रहे हैं, और चिंतन और कल्पना के माध्यम से ही आप चीजों की रचना करते हैं। क्या मैंने गलत बोला या सही बोला? कि चिंतन और कल्पना के माध्यम से ही आप चीजों की रचना करते हैं। ऐसा है या नहीं है? आपको मैं किसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कहूँ, मान लो मैंने आपको रैंडम कोई टॉपिक दे दिया और बोला कि ऐसे लिखो इस पे, कैसे लिखोगे? आपके पास जो ज्ञान है उससे कनेक्ट करोगे, उन चीजों के बारे में सोचोगे, इमेजिन करोगे और उसके बाद लिख दोगे। या मैं बोलूँ कि कोई कहानी बना के लिखो, तो चिंतन और कल्पना दोनों चीजें करोगे ना, तभी तो रचना कर पाओगे, तभी तो किसी नई चीज का निर्माण कर पाओगे। या बिना चिंतन और बिना कल्पना की चीजों का निर्माण कर दोगे? तो चिंतन और कल्पना दोनों ज्ञानात्मक व रचनात्मक मानसिक क्रियाएं हैं। चिंतन की दिशा अथवा लक्ष्य होता है। चिंतन आप फालतू में नहीं करते हो, आप फालतू में सोचते हो। चिंतन का मतलब ये किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचना। चिंतन की दिशा अथवा लक्ष्य होता है। चिंतन किस तरफ करना है वो भी निर्धारित होता है, और उसका एक लक्ष्य होता है। मान लो आपको आज रात नाइट आउट पे जाना है। नाइट आउट जानते हो? मतलब रात को बाहर ही रहना है दोस्तों के साथ। अब ये क्या है? ये समस्या है कि आपको जाना है, ये आपका लक्ष्य है, आपको जाना है, ये लक्ष्य है। अब इसमें समस्या ये है कि पापा से कैसे पूछा जाए। समस्या ये है कि पापा से कैसे पूछा जाए।
तो अब लक्ष्य तो हमारा निर्धारित है कि भाई हमें जाना है, समस्या ये आ गई कि पापा से कैसे पूछा जाए। तो जो भी आप चिंतन करोगे उसकी एक डायरेक्शन होती है ना, उसका एक लक्ष्य होता है ना, कि हाँ ऐसा करूंगा तो पापा मान जाए, वैसा करूंगा, ये बोलूंगा वो बोलूंगा तो पापा मान जाएंगे। तो बेसिकली जो आप चिंतन करते हो वो पर्टिकुलर किसी दिशा में करते हो, और कभी भी चिंतन फालतू का नहीं होता, इसका पर्टिकुलर एक लक्ष्य हो। ठीक है, इसमें बालक व्यक्ति क्रियाशील रहता है। चिंतन करते वक्त कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको नींद आ गई हो, कि चलो यार मैं सोचते सोचते सो गया, थक गया, मैं सो जाता हूँ। चिंतन तभी पॉसिबल है जब आप क्रियाशील हैं। या बोलो कि चिंतन आपको क्रियाशील रखता है, एक्टिव रखता है। क्योंकि आप कभी भी अगर आधी नींद में होते हैं तो आप चिंतन नहीं करते। चिंतन हमेशा आप एक्टिव रहकर ही करते हैं। कुछ भी आप सोचते हैं वो एक्टिव रहकर ही सोचते हैं। बोलो कि जब आप कुछ सोच रहे होते हो तो माइंड आपको एक्टिव रखता है। तो इसमें बालक क्या होता है, बालक या व्यक्ति क्रियाशील रहता है। बालक द्वारा चिंतन में सर्वप्रथम समस्या सामने होती है, जिसमें जिसे केंद्र में रखकर वह चिंतन करता है। बालक के जब बालक कोई चिंतन करता है तो उसके सामने सबसे पहले कोई समस्या होती है, और बच्चा क्या करता है, उस समस्या को केंद्र में रख के चिंतन करता है। ठीक है, अगर मैं किसी बच्चे को थोड़ा सा पीओपी दूं और बोलूं चलो फ्लावर पॉट बनाओ, तो एक फ्लावर पॉट बनाना उसके लिए समस्या है। अब वो उसके बारे में चिंतन करेगा कि मैं इसको कैसे फ्लावर पॉट बनाऊं, कौन कौन से स्टेप्स मुझे करने होंगे, ये सारी चीजें अपने आप माइंड में कल्पना हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको कोई प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए दूं, प्रैक्टिकल फाइल लगाना, या मैं आपको कहूँ कि प्रैक्टिकल फाइल डेकोरेट कर कर लाना। तब आपके सामने समस्या क्या है कि आपको प्रैक्टिकल फाइल डेकोरेट करनी है। तो उसके बारे में आप सोचना शुरू करोगे, कल्पना करनी शुरू करोगे। करते हो कि नहीं करते हो? अगर मैं आपको कोई भी फाइल का पेज कवर या फ्रंट कवर डेकोरेट करने के लिए बोलूं तो आप उस पे चिंतन करेंगे या नहीं? चिंतन करने के साथ साथ कल्पना करेंगे कि नहीं? भाई प्रॉब्लम ये है कि डेकोरेट करना है, अब चिंतन करेंगे कैसे करें, क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। अगर मैं इस तरीके से डेकोरेट करूंगी तो ऐसा लगेगा, इस तरीके के कलर कॉम्बिनेशन रखूंगी तो ऐसा लगेगा। ठीक है, तो बालक द्वारा चिंतन में सर्वप्रथम समस्या सामने आती है और उसे केंद्र में रखकर वह चिंतन करता है। अनुभवों के आधार पर बालक समान संप्रत्य रखकर समस्या समाधान के विषय में अनुमान लगाता है। ठीक है, अगर मान लो आपके पास पिछला कोई प्रीवियस अनुभव है, मैं आपका एग्जांपल लेती हूँ, आपके पास कोई प्रीवियस अनुभव है कि भाई आपने फाइल पहले भी डेकोरेट की गई है, तो आप क्या करेंगे, उसके समान संप्रत्य सामने रखेंगे और उसके बाद अनुमान लगाकर चीजों को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। है ना? चिंतन कर्ता सार्थक चिंतन द्वारा निर्णय या समाधान उपस्थित करता है। जो भी चिंतन कर रहा है, जो भी बालक चिंतन कर रहा है, ठीक है, वो सार्थक चिंतन द्वारा अपना समाधान प्रस्तुत करता है, उपस्थित करता है। मतलब अर्थपूर्ण तरीके से उस विषय के बारे में सोचता है। ऐसा नहीं है कि फालतू में मतलब फालतू की चीजों पे सोच रहा है। उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की तरफ सोचेगा और अर्थपूर्ण होगा, उसकी सोच होगी तो उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलता होगा। बिना रिजल्ट के कोई भी चिंतन नहीं होता। अगर चिंतन हो रहा है तो रिजल्ट के लिए हो रहा है, जब तक रिजल्ट निकल नहीं जाता लोग चिंतन करते रहते हैं। चलो ये इंपॉर्टेंट है। चिंतन में बेसिकली तर्क की प्रधानता होती है, कल्पना की नहीं। आप इमेजिन करते हो चीजें, इमेजिन करते हो, लेकिन जब आप चिंतन करते हो तो वहां लॉजिकल चीजें काम आती है। ठीक है, आप कल्पना करते हो बात अलग है, लेकिन चिंतन में तर्क की प्रधानता होती है, लॉजिक की प्रधानता होती है। कि अगर, क्योंकि कई बार ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये पूछ लिया जाता है, माना x बराबर 100। ठीक है, ये आपको प्रॉब्लम दी गई है, मतलब इस तरीके के मैथ्स में, तो वहां पर लॉजिक काम करेगा, आपकी कल्पना काम नहीं करेगा। आपने मान लिया है कि माना x बराबर 100, लेकिन अब आपको इसको प्रूव करना है तो आपको लॉजिक की जरूरत है। तो चिंतन में तर्क की प्रधानता होती है। आप कल्पना करते हो लेकिन कल्पना की प्रधानता नहीं होती, कल्पना इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंपॉर्टेंट होता है लॉजिक, तर्क। चिंतन प्रक्रिया प्रतीक और चिन्हों की सहायता से चलती है। जो भी आप सोचते हैं विचारते हैं वो प्रतीक या चिन्ह बनाते चले जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं प्रतीकों और चिन्हों का आधार भाषा होती है। अतः चिंतन और भाषा संबंधित है। बिल्कुल चिंतन और भाषा संबंधित है, मैं आपको बता चुकी हूँ।
बिना भाषा के आप विचार नहीं कर सकते, आप चिंतन नहीं कर सकते। तो चिंतन प्रक्रिया में बेसिकली क्या होते हैं, प्रतीकों और चिन्हों की सहायता होती है। और ये प्रतीक और चिन्ह क्या है, ये प्रतीक और चिन्ह लिपि है बच्चे, लिपि को चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, जो भी चीजें आप सोचते हैं वो भाषा में सोचते हैं, और भाषा क्या है, चिन्ह ही तो है, प्रतीक ही तो है, ध्वनिया क्या है, प्रतीक ही तो है। अगर आप इसे लिख रहे हो, ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है, तो देवनागरी लिपि का मतलब है देवनागरी चिन्ह, इन चिन्हों को नाम दिया है देवनागरी। तो भाषा और चिंतन आपस में संबंधित हैं, बिना भाषा के चिंतन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, भाषा योग्यता के अनुपात में ही चिंतन योग्यता भी प्रबल होती है। जितनी आपके पास भाषा उतना ही तो चिंतन कर पाओगे, ऐसा है कि नहीं? भाई जो वर्ड्स हैं आपकी वोकैबलरी में, जो वर्ड्स हैं आपके मस्तिष्क में, केवल उन्हीं वर्ड्स के माध्यम से ही तो चिंतन कर पाओगे, या कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी जोड़ सकते हो चिंतन में। जो चीज, जो वर्ड्स आपके पास है ही नहीं, उनके बारे में उसमें आप सोच भी नहीं सकते। आज आपको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती, फ्रेंच लैंग्वेज में सोच सकते हो? आज आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज का शब्द भंडार नहीं है, तो आप उसके बारे में भी नहीं सोच सकते। मैम इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछता है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा अब सारी और अभी सारी चिंतन से। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भाषा और चिंतन में संबंध है, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। एकता, बताओ भाषा और चिंतन में संबंध है? अब कुछ बच्चे बोल देंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा, वो बिल्कुल ही बोल देंगे कोई संबंध नहीं है भाई, सोचना अलग चीज है, भाषा अलग चीज है। लेकिन वो इस चीज को कनेक्ट नहीं करेंगे कि बिना भाषा के कैसे सोचोगे। इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं कि भाषा और चिंतन में संबंध है, या भाषा विचार में कोई संबंध होता है? जी हाँ, संबंध होता है, प्रत्यक्ष तौर पे होता है। इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं कि क्या भाषा सामाजिक विकास में हेल्प करती है, क्या भाषा शारीरिक विकास, मानसिक विकास में हेल्प करती है? तो बच्चे तो यही जानते हैं कि भाषा मानसिक विकास करती है खाली, उन्हें तो ये नहीं पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि भाषा सामाजिक विकास भी करती है, इवन भाषा से शारीरिक विकास भी होता है, ये भी नहीं पता बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तब मुझे नहीं पता था, हाँ आता है, हाँ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एकता, ठीक है, आपसे पूछेगा कि भाषा किन किन क्षेत्रों में विकास करती है, भाषा से किन किन क्षेत्रों, बच्चे का कैसा विकास होता है। तो ये सारी चीजें बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग बना रही है, इस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। और कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग जो मैं बता रही हूँ, अभी सारी और अब सारी, इससे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, बट डायरेक्ट यही टर्म आपको मिलेगी पेपर में, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो भाषा योग्यता के अनुपात में ही चिंतन योग्यता भी प्रबल होती है। जितने आपके पास भाषा योग्यता है उतनी आपकी चिंतन योग्यता बढ़ती जाएगी। अगर आपके पास भाषा नहीं, भाषा की योग्यता नहीं है, तो आपकी चिंतन की योग्यता भी कम ही रहेगी। ज्ञान वृद्धि से चिंतन शक्ति का भी विकास होता है। जितना ज्यादा आपके पास ज्ञान होगा उतना ज्यादा आप चिंतन कर सकते हो, क्योंकि चिंतन किसी पर्टिकुलर विषय पे ही तो करोगे। अगर आपको उस पर्टिकुलर विषय का ज्ञान ही नहीं है तो आप चिंतन नहीं कर सकते। तो जितना ज्यादा आपके पास ज्ञान है उतना ज्यादा आपका चिंतन शक्ति विकसित होगी। ठीक है, भाषा के द्वारा बालक अपने चिंतन या विचार को भी व्यक्त करता है। बिल्कुल सही बात है, भाषा के द्वारा क्या करता है, जो उसने सोचा हुआ है, जो उसने विचारा हुआ है, उसको अभिव्यक्त करता है, बेसिकली भाव और विचारों को अभिव्यक्त करता है। भाषा से चिंतन का विकास होता है, और चिंतन से भाषा, सोचने से भाषा का विकास होता है, और भाषा से सोचने का विकास होता है। ये एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। चिंतन से भाषा का कैसे विकास होता है, बताओ? जब आप सोच रहे हो तो किसमें सोच रहे हो, भाषा में सोच रहे हो ना। ठीक है, और जब आप भाषा प्रयोग कर रहे हो तो भाषा में ही विचार आ रहे हैं, तो ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट, एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, विचार दो प्रकार के होते हैं, प्रतिमा सहित और प्रतिमा रहित। प्रतिमा सहित और प्रतिमा रहित का मतलब पता है क्या है? प्रतिमा सहित मतलब अमूर्त, सॉरी मूर्त, और प्रतिमा रहित मतलब अमूर्त। इसको बोलते हैं कॉन्क्रीट, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। थिंकिंग दो तरीके की होती है, एक कॉन्क्रीट, एक एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट मतलब
प्रतिमा सहित, जिसमें आपको मूर्ति, जिसमें आपको प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज सामने दिखाई देती है और आप उसके बारे में सोचते हैं। ये प्रॉब्लम आपके सामने दिखाई दे रही है, आप इसके बारे में सोच रहे हैं। और एक प्रॉब्लम वो है जो आपको अमूर्त चिंतन कराती है, मतलब वो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने है नहीं, बट आप उसके बारे में सोच रहे हैं। समझ में आया? विचार दो प्रकार के होते हैं। एक, मैंने आपको प्रॉब्लम सामने रख के दे दी है, अब इसको सॉल्व करो। तो एक प्रतिमा सहित है, एक में आपको मूर्त रूप से चीजें दिखाई दे रही हैं सामने, प्रत्यक्ष तौर पर चीजें दिखाई दे रही हैं और आप उसके बारे में सोच रहे हो कि बेटा बताओ ये सेब लाल क्यों है, या ये लाल है तो बीच बीच में से, या इसकी शेप ऐसी क्यों है, वो आप प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई दे रहा है। और एक प्रतिमा रहित है कि मुझे वहां जाना है, मैं अपने पापा से कैसे पूछूंगा, वहां कोई मूर्ति नहीं है लेकिन प्रतिमा रहित है। तो चिंतन दो प्रकार का होता है, मूर्त, अमूर्त। अमूर्त में आप कल्पना करके सोचते हो और मूर्त में आपको सामने चीजें दिखाई देती हैं तब सोचते हो। मैंने आपको बताया था ये आपको याद कैसे करना है। मूर्त मतलब मूर्ति, और मूर्ति सामने होगी। अमूर्त मतलब मूर्ति नहीं है, मतलब जो भी कुछ आपको सोचना है वो इमेजिनेशन बेस्ड होगा। समझ में आया? यहां से क्वेश्चन बन सकता है। विचार दो प्रकार के होते हैं, मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन। सभी को समझ में आया वाला पॉइंट, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, थोड़ा टॉपिक आज बड़ा हो गया मुझे ऐसा लग रहा है। तुम लोग चलो, खत्म होने वाला है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। कितने, दो तीन पेज और बचे हैं, और अगर रह भी जाता है तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बाल चिंतन चार प्रकार का पाया जाता है। एक होता है प्रत्यक्षात्मक, ठीक है, वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर उनके बारे में चिंतन करना। देख लो ये चिंतन अलग अलग तरीके के, इनके नाम याद कर लेना, ठीक है। एक है प्रत्यक्षात्मक, मतलब वस्तु और परिस्थितियों को देखकर, या आप इसे ऐसे बोलते हो प्रत्यक्षात्मक, प्रत्यक्षात्मक भी कह सकते हैं आप इसको। मतलब जहां पर चीजें प्रत्यक्ष रूप से सामने है, वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से सामने है, परिस्थितियां प्रत्यक्ष रूप से सामने है, बच्चा उनको देखकर उनके बारे में चिंतन कर रहा है। एक होता है कल्पनात्मक चिंतन, जब उद्दीपक वस्तु उपस्थित नहीं होते तब कल्पना या मानसिक प्रतिमा बनाई जाती है, जहां पर आप इमेजिन करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक होती है प्रत्यात्मक, यानी कि उच्च चिंतन, इसमें बालक प्रत्य निर्माण अर्थात वैचारिक अवधारणा विकसित करता है, प्रत्य निर्माण करता है कि माना x बराबर 100, तो यहाँ पर ही बच्चा क्या कर रहा है, प्रत्यों का निर्माण कर रहा है और वैचारिक अवधारणा विकसित करता है। इसमें स्थान, आकार, भार, समय, दूरी आदि के प्रत्य बालक मस्तिष्क में बनते हैं। ये ऐसे ही तो बनते हैं कि माना यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतनी है, 2 किलोमीटर 2 घंटे में पहुंचा, तो अगले किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में पहुंचेगा, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, प्रत्यय निर्माण। प्रत्यय मतलब कंसेप्ट से होता है, ठीक है, कंसेप्ट से होता है। प्रत्यय का मतलब होता है कंसेप्ट से। यहां पर बच्चा कंसेप्ट का निर्माण करता है प्रत्यात्मक चिंतन में, ठीक है। और अगला है आपका तार्किक चिंतन, ये तर्क पर आधारित होता है। यह भी उच्च चिंतन है, यहाँ पर बच्चा लॉजिक देता है, कोई चीज है तो क्यों है और कैसे है, उसके बारे में लॉजिकली सोचता है। तो चिंतन बेसिकली कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार, ठीक है। बालक का चिंतन चार प्रकार का होता है, और वो चार प्रकार का चिंतन कौन सा है, एक तो प्रत्यक्षात्मक चिंतन है, जहां पर चीजें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगी, उन चीजों को देखकर बच्चा सोचेगा। एक होगा कल्पनात्मक चिंतन, जहां पर बच्चा इमेजिन करेगा, जैसे मैंने फादर वाली सिचुएशन बताई, वो इमेजिन कर रहा है कि मैं क्या करूं, ठीक है। एक है प्रत्यात्मक चिंतन, जिसमें बच्चा कंसेप्ट को सॉल्व करता है, दूरी का कंसेप्ट हो गया, आकार का कंसेप्ट हो गया, भार का हो गया, स्थान का हो गया, इस कंसेप्ट को, इन प्रत्ययों को सॉल्व करता है। और एक है तार्किक चिंतन, जिसमें बच्चा जो भी चिंतन करेगा, जो भी थिंकिंग करेगा, वो लॉजिक के साथ करेगा, लॉजिकली करेगा कि भाई सूर्य ग्रहण होता है तो ये जो पशु हैं उनके जो काला सींग होते हैं उनको रेड कलर का क्यों कर दिया जाता है, तो इसमें वो लॉजिकल थिंक करेगा कि रेड कलर का क्यों कर दिया जाता है, लॉजिकली सोचेगा। समझ में आया? ये इन चिंतनों को एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करके वो दे देगा कि एक बच्चा है जो दूरी और भार का संप्रत्यय हल करता है, या दूरी और भार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता है, वो कैसा चिंतन कर रहा है,
वो प्रत्यात्मक चिंतन कर रहा है। कौन सा चिंतन कर रहा है? प्रत्यात्मक चिंतन। ठीक है, एक बच्चा है जो ये जानने का प्रयास करता है, ठीक है, जैसे अभी मैंने कोई यही क्वेश्चन बताया कि सूर्य ग्रहण पे घर से बाहर क्यों नहीं निकला जाता, क्या रीजन है, तो उस पे वो लॉजिकल थिंक कर रहा है, जबकि हमने इसे धर्म से जोड़ दिया है, लेकिन वहां वो लॉजिक के साथ प्रस्तुत कर रहा है कि नहीं, इसलिए नहीं निकला जाता क्योंकि उसकी जो किरणें होती है बहुत हार्मफुल होती है उससे। तो उसने वो लॉजिक ढूंढा है, और जब लॉजिक ढूंढा है तो कैसा चिंतन किया है? तार्किक चिंतन किया है। यहाँ पर आपके कंसेप्ट से रिलेटेड आएंगे, यहाँ पर आपका किसी भी चीज का लॉजिक होगा। यहाँ पर बच्चा इमेजिन करेगा, और यहाँ पर जो उसके सामने चीज है उसके बारे में सोचेगा कि भाई, एक बच्चा पत्ती को देखकर ये सोचता है, ये चिंतन प्रारंभ करता है कि पत्ती का रंग हरा क्यों है, हरा क्यों है। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है? वो प्रत्यक्ष रूप से चीजों को देख के सोच रहा है ना, और जब प्रत्यक्ष रूप से चीजों को देख के सोच रहा है तो प्रत्यक्षात्मक चिंतन होगा, प्रत्यक्षात्मक चिंतन होगा। समझ में आ गया किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है? एक एक पॉइंट क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ आपको। सभी को क्लियर? अरे भाई बताओ। देखो, इंग्लिश मीडियम में फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, इसको आप कंसेप्चुअल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये प्रत्यात जो लिखा है इसे आप कंसेप्चुअल भी कह सकते हैं, कंसेप्चुअल थिंकिंग, और एक होगी लॉजिकल थिंकिंग। सभी को क्लियर होना चाहिए, ये वाला इंपॉर्टेंट। चलो, लगभग 1 से 2 वर्ष की अवस्था में प्रत्यक्षात्मक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो 1 से 2 साल के बच्चे होते हैं, वो चीजों को देखकर ही सोच सकते हैं। ठीक है, बिना चीजों को देखे वो उसके बारे में सोच नहीं सकते, वो देखते हैं, उसे घुमा फिरा के देखते हैं, उसके सामने चीजें होती है तभी तो देखते हैं। भाई, आपने उसको कोई टॉय दिया तो वो उसको घुमा फिरा के देखें, गाड़ी दी उसको घुमा फिरा के देखें। तो इसमें क्या होता है? प्रत्यक्षात्मक जो चिंतन है वो 1 से 2 वर्ष की आयु में होता है। इसका आधार मूर्त वस्तुएं होती है या उत्तेजना होती है। मूर्त वस्तु मतलब जो उनके प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने है। 3 से 7 वर्ष की अवस्था में चिंतन का स्तर निम्न होता है। मतलब अगर आप ये सोचें कि 3 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चे का चिंतन हाई हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चिंतन का स्तर धीमा होता है, निम्न होता है। ठीक है, दैनिक जीवन के विषय में ही होते हैं। बच्चा जो भी चिंतन करता है वो अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड ही करेगा। इसमें तार्किकता और कार्य कारण निसंगिनी का अभाव होता है। मतलब यहाँ पर बच्चे के पास लॉजिक नहीं होता किसी भी चीज का, आप उसे जो बोल दोगे वो मान लेगा। 3 से 7 वर्ष की आयु में आप बच्चे को जो भी बोल दोगे वो मान लेगा। आपने देखा भी होगा, बच्चे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। मार्केट में जाएंगे मम्मी के साथ, मम्मा ऐसा क्यों है, ये रिक्शा है, इसके मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, और आज जो उन्हें बोल देते हैं वो मान भी लेते हैं, क्योंकि वहां पे उनके पास तर्क तर्क शक्ति नहीं होती कि वो आपके सामने तर्क रख सके। ठीक है, एक ही घटना के आधार पर निष्कर्ष की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब चीजों का अगर उन्हें निष्कर्ष निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, तो वो ज्यादा नहीं सोच पाएंगे। ठीक है, एक ही जैसी चीजें करेंगे। आत्म केंद्रित चिंतन होता है, मतलब जो भी कुछ सोचेंगे खुद के बारे में सोचेंगे। प्याजे ने भी तो बोला था भाई, इस अवस्था में प्याजे ने क्या बोला था कि बच्चे के अंदर आत्म केंद्रिता का भाव होता है। मतलब जो भी कुछ चिंतन करते हैं खुद के बारे में करते हैं, जिनसे उनका फायदा हो रहा होगा वही बात सोचते हैं कि भाई मुझे चॉकलेट कैसे मिलनी चाहिए, मैं ऐसा काम करूंगा तो मुझे चॉकलेट मिल जाएगी। ठीक है, इसमें जीववाद भी पाया जाता है। 3 से 7 साल का बच्चा ये डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन सी चीज सजीव है, कौन सी चीज निर्जीव है। उसके लिए सब कुछ सजीव होता है, सब कुछ लिविंग थिंग है। 3 से 7 साल के बच्चे के लिए सब कुछ लिविंग थिंग है। इसलिए जब कभी बच्चा गिर पड़ता है सड़क पे या घर में, तो मम्मी क्या करती है, या बेड से चोट उसे लग जाती है तो मम्मी बेड को 2-3 बार मार देती है, तो बच्चा चुप हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये नॉन लिविंग थिंग। उसको लगता है कि हाँ, इसने मुझे मारा, इसकी वजह से मुझे चोट लगी, अब मम्मी इसे मारेंगी, तब वो जाके चुप होता है। ठीक है, तो 3 से 7 साल का बच्चे में जो चिंतन का स्तर होता है वो निम्न होता है। वो दैनिक विषयों के बारे में ही सोच पाता है, अपने डेली लाइफ में जो घटित हो रहा है उसके साथ रेगुलर बेसिस पे उसी के बारे में सोचेगा, और सोचेगा भी तो आत्म केंद्रित होकर सोचेगा, मतलब खुद के बारे में सोचेगा, दूसरों के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि यहाँ पर उसके अंदर नैतिकता भी नहीं है। तो जो भी कुछ सोचेगा खुद के बारे में सोचेगा। अब नैतिकता क्यों नहीं है ये भी आपको पता चल गया ना, क्योंकि इस एज में बच्चा क्या करता है, जो भी कुछ करता है वो दंड या पुरस्कार के लिए करता है, नैतिकता तो होती नहीं। ठीक है, तो आत्म केंद्रित चिंतन होता है,
और इसमें बच्चे में जीववाद भी पाया जाता है इस एज में, मतलब बच्चा लिविंग और नॉन लिविंग के बीच फर्क नहीं कर सकता। आगे चलते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार लगभग 7 वर्ष तक बालक का चिंतन जो है वो आत्म केंद्रित होता है, ठीक है, मतलब खुद के बारे में ही सोचता है। और यहाँ तार्किकता भी अधिक नहीं होती, क्योंकि तार्किकता जो आपकी स्टार्ट होती है वो 7 से 11 वर्ष में स्टार्ट होती है। अगर आपने देखा हो पियाजे का सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया है, तो आपको पता हो कि कुछ कुछ तर्क करना वो धीरे धीरे शुरू कर देता है। उच्च स्तर तक फिर भी नहीं होती 7 से 11 में, उच्च स्तर तक तो फिर 11 से 15 वर्ष में होती है ना। याद आया कुछ? थोड़े थोड़े कनेक्ट कर पा रहे हो सारे प्रिंसिपल्स जो मैंने पढ़ाए थे? जो मैंने प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे वो कनेक्ट कर पा रहे हो यहाँ पर या नहीं कर पा रहे हो? तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तार्किकता भी अधिक नहीं होती। इस अवस्था के समापन के साथ ही बालक में 5 से 7 वर्ष की अवस्था के से कल्पनात्मक व प्रत्यात्मक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। मतलब 5 से 7 वर्ष की अवस्था में बालक क्या करेगा, इमेजिन कर सकता है चीजों को थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन उसके अंदर प्रत्यात्मक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। वुडवर्थ ने इन दोनों को मिलाकर विचारात्मक चिंतन कहा है, ठीक है। 7 से 15 वर्ष तक चिंतन का विकास तीव्रता से होता है, यानी कि यहाँ पे दोनों स्टेजेस ले लिए प्याजे वाली। कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक, मतलब 7 से 11 वाली और 11 से 15 वाली, दोनों स्टेजेस काउंट कर लिए, ठीक है। तो 7 से 15 वर्ष तक जो चिंतन का विकास है वो तीव्रता से होता है। मैंने क्या बोला था, यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा लेकिन उच्च स्तर से नहीं होगा, उच्च स्तर से यहाँ पर होगा। तो 7 से 15 वर्ष तक चिंतन का विकास तीव्रता से होता है। चिंतन की योग्यता का विकास करवाना शिक्षक का उत्तरदायित्व है। बच्चों को प्रॉब्लम्स देनी है, तभी तो बच्चे सोचेंगे, तभी तो उनका चिंतन शक्ति विकसित होगी। अगर आप बच्चे को प्रॉब्लम्स दोगे ही नहीं तो बच्चे सोचेंगे क्यों? अगर मैं आपसे पूछूंगी ही नहीं कि बताओ ऐसा क्यों है, तो आप बताओगे क्यों, आप सोचोगे क्यों? अगर मैं ये सारी चीजें बता दूंगी तो आपको सोचोगे ही नहीं, है ना। तो चिंतन की योग्यता का विकास करवाना शिक्षक का उत्तरदायित्व है। चिंतन और उसकी अभिव्यक्ति के अवसर बालक को दिए जाने चाहिए। बच्चों को ऐसे अवसर दिए जाने चाहिए, बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम्स दी जानी चाहिए जिसके बारे में वो चिंतन कर सके, ठीक है, और उसकी अभिव्यक्ति कर सके। उत्तरदायित्व देने से भी निर्वहन के लिए चिंतन का विकास हो जाता है। अगर आप बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, ठीक है, कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो करनी है, या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, या आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, या आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके आनी है, तो बच्चे का चिंतन विकास होता है उससे। आगे चलते हैं। समस्या समाधान के लिए भी चिंतन प्रेरित होता है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, समस्या, ठीक है, समस्या समाधान के लिए भी चिंतन प्रेरित होता है। मतलब चिंतन होता ही किस लिए है, समस्या समाधान के लिए होता है। नवीन जानकारियां प्रदान करने पर भी चिंतन का विकास होता है। अगर आप किसी बच्चे को, मैंने क्या बोला, चिंतन ज्ञान पर आधारित होता है। अभी मैंने बोला ना, चिंतन किस पर आधारित होता है, ज्ञान पर। जिस विषय के बारे में आपको ज्ञान है, आप चिंतन भी उसी विषय के बारे में कर सकते हो। जिस विषय के बारे में आपको ज्ञान ही नहीं है, तो क्या आप उसके बारे में चिंतन कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो नवीन जानकारियां प्राप्त प्रदान करने पर भी चिंतन का विकास होता है। जितने आप बच्चे को नई नई जानकारियां देंगे, उतना बच्चे का चिंतन शक्ति का विकास होता चला जाएगा, क्योंकि अब उसके सोचने का दायरा जो है वो बढ़ रहा है धीरे, ठीक है। तर्क और वाद विवाद प्रतियोगिताएं आदि इसमें सहायक होती हैं। अगर आपको किसी भी बच्चे का चिंतन शक्ति विकसित करनी है, तो आप वाद विवाद प्रतियोगिता करवाएं, ठीक है। वाद विवाद प्रतियोगिता अगर आप करवाते हैं, या किसी भी चीज के पीछे आप रीजन पूछते हैं कि बताओ ऐसा क्यों है, तो उससे क्या करेगा, बच्चा चिंतन करेगा, और चिंतन करेगा तो चिंतन शक्ति का विकास होगा। तो अगर आपको किसी बच्चे का चिंतन शक्ति का विकास करना है, तो आप बच्चे से तर्क करें और वाद विवाद जैसी प्रतियोगिताएं करवाएं। चिंतन के लिए उद्दीपक वातावरण होना चाहिए। मतलब चिंतन के लिए ऐसा वातावरण होना चाहिए कि बच्चे को ही लगे कि हाँ, मुझे ये चीज हासिल करनी है, मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जैसे कई सारी थ्योरीज है ना। एक थ्योरी है बिल्ली वाली, आपको पता होगा कि उसको भूख लगती है और उसके सामने प्लेट में रख दी जाती है मछली, है ना। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? ये भी पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। मछली रख दी जाती है,
अब बिल्ली ये सोचती है कि कैसे इस मछली को पाया जाए, तो मछली वहां पर किसका रोल प्ले कर रही है? उद्दीपक का रोल प्ले कर रही है। उद्दीपक मतलब मछली का उद्देश्य ये है, सॉरी, बिल्ली का उद्देश्य ये है कि मछली खानी है, तो मछली उद्दीपक का रोल प्ले कर रही है कि मुझे ये चाहिए। वो तरह तरीके के चिंतन प्रयास करती है, कई प्रयास करती है, ठीक है, और उसके बाद उसका पैर एक लीवर पर पड़ता है और गेट खुल जाता है और वो मछली खा लेती है। तो वो इस बारे में उस चीज को ऑब्जर्व करती है कि हाँ, इस लीवर पे पैर दबने से क्या होता है, मछली आती है सामने, खाने को मिल जाती है या बॉक्स खुल जाता है। तो चिंतन के लिए उद्दीपक वातावरण होना जरूरी है। मतलब आप बच्चे को ये बोले कि ठीक है, आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ, हम आपकी टीम को 1 पॉइंट देंगे, तो वो इस 1 पॉइंट के लालच में वो क्या करेगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। हाँ, थॉर्नडाइक की बिल्ली है, पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है, समझ में आया? तो नवीन जानकारियां प्रदान करने से भी क्या होता है, चिंतन का विकास होता है। अब चलो, अब अभिसारी चिंतन देख लेते हैं। बच्चे, अभिसारी चिंतन में क्या होता है, केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन करना अभिसारी चिंतन कहलाता है। इसमें अधिक विकल्पों और विचारों के फैलाव को स्थान नहीं होता है। मतलब क्या है कि अभिसारी चिंतन में बच्चा क्या करता है, बेसिकली एक ही तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। और जहां पर बच्चा प्रॉब्लम को सेंटर में रखकर एक ही तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है, मतलब माइंड को बांध लेता है और एक ही तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है, वो होता है अभिसारी चिंतन। और जहां पर बच्चा एक प्रॉब्लम को कई तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है, एक ही प्रॉब्लम को कई तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है, वो होता है अपसारी चिंतन, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग। और सबसे अच्छी डाइवर्जेंट थिंकिंग मानी जाती है, सबसे अच्छी। जब किसी बालक को चिंतन के अनेक विकल्प और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाने का अवसर दिया जाता है कि और सोचो और सोचो, ठीक है, तो इसे अपसारी चिंतन कहते हैं। और इसे आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन, चार दीवारी से बाहर बने बनाए सांचे से बाहर का चिंतन भी कहा जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग किसमें होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग में होती है। मतलब यहां पर बच्चे को ये बोल दिया जाता है कि बेटा, कौन सी दो संख्याओं के जुड़ने से 10 बनता है, कौन सी दो संख्याओं के जुड़ने से 10 बनता है। अब बच्चा कई तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। 5 और 5, 6 और 4, 4 और 6, 3 और 7, 7 और 3, 8 और 2, 9 और 1। देख लो, यहाँ पर बच्चे को बांधना नहीं है, यहाँ पर बच्चा पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने, अनेक तरीके से सॉल्व करने के बारे में सोचता है, ठीक है। और जहां पर बच्चे को बांध दिया जाए कि नहीं, आपको सिर्फ एक ही तरीके से सोचना है, वो आपका अपसारी चिंतन होगा, जहां पर बच्चा सिर्फ एक तरीके से सोच सकता है। कि बताओ, दो सम संख्या है, विषम संख्या है, बस। अब उसके पास एक ही ऑप्शन है, एक ही तरीके से वो सोचेगा, एक ही तरीके से वो आंसर देगा। समझ में आया? सबसे बेस्ट चिंतन कौन सा है, डाइवर्जेंट। यहाँ पर बच्चे को मौके मिलते हैं। जब कोई बालक चिंतन के अनेक विकल्प और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाने के अवसर दिए जाते हैं, सबसे बेस्ट थिंकिंग होती है। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि एक बच्चा है जो टीचर के बताए गए फॉर्मूले के अनुसार क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, कौन सी थिंकिंग कर रहा है, बताओ। टीचर ने जो फॉर्मूला बता दिया है उसके अनुसार ही वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कौन सी थिंकिंग है, कन्वर्जेंट। ऑब्वियस सी बात है, अभी सारी चिंतन है, कन्वर्जेंट है, एक ही तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। लेकिन कोई बच्चा है जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढता है, अब सारी चिंतन, ठीक है। और क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। वैसे क्वेश्चन के लिए पूरा सारे जो मैंने आपको पढ़ाया है सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इसमें जो अलग अलग चिंतन मैंने आपको बताया, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, कल्पना करने वाला चिंतन, तार्किक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके नाम आएंगे सीधे सीधे।
कि जहाँ पे बच्चा दूरी और इसका संप्रत्यय हल करना चाहता है, कौन सा चिंतन करेगा? प्रत्यात्मक चिंतन करेगा। ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये पूरा ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपकी जिम्मेदारी, क्वेश्चंस मैं कराऊंगी बीच बीच में, अभी तो फिलहाल मुझे क्वेश्चंस फाइंड, एक्चुअली क्या है, किसी भी टॉपिक से एक दो क्वेश्चन मिलते हैं ज्यादा से ज्यादा, और हर पेपर को फाइंड आउट करके, थोड़ा सा अभी टाइम का थोड़ा सा अभाव है मेरे पास, तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोग खुद से ही क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जैसे ही मेरे पास टाइम होगा मैं आपको क्वेश्चन करवा, ठीक है? तो समझ में आई आज की क्लास? क्लियर है सारे पॉइंट्स? कोई डाउट है तो पूछ लो। धन्यवाद लता। कोई भी डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर सेशन ओवर कर। नो डाउट, क्वेश्चंस कर लेना, डाउट तब आएंगे अगर आए तो। ठीक है, क्वेश्चंस जरूर कर लेना, क्वेश्चंस नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। चलिए, तो फिर सेशन ओवर करते हैं, और जैसे भी टाइम मिलता है फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है? क्वेश्चन मैंने आपको बताया बच्चे, प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, प्रीवियस ईयर सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, सीटेट के सारे पुराने पेपर मिल जाएंगे, सीटेट के सारे पुराने पेपर सॉल्व करो। मैम थोड़ा और टाइम, एकता कैसे टाइम, मतलब रेगुलर, देखो रेगुलर डेली क्लास नहीं हो सकती, जैसे आप बोल रहे थे ना मैडम डेली 2 घंटे की क्लास ले लो, ये पॉसिबल नहीं है। थोड़ा और टाइम दिया करिए का मतलब आप मुझे बताओ, क्लास 2 घंटे की लगती है, इसे 3 घंटे की करवानी है, या वीक में ज्यादा दिन क्लास लगवानी? कर रहे हैं सॉल्व, ओके ठीक है, सॉल्व हो रहे हैं। अच्छा, डेली क्लास लगवानी, तो डेली का तो अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बाकी मैं कोशिश करूंगी। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूंगी। ओके, तो चलिए फिर सेशन ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट। बाय बाय, टेक केयर। अभी कहाँ है सीटेट की डेट? जनवरी में है। दिसंबर एंड से जनवरी में होगा, दिसंबर एंड से जनवरी, बहुत टाइम है। सीटेट की तैयारी 20-25 दिन में हो जाती है आराम से। ठीक है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता, अगर लग के करो तो 20-25 दिन बहुत है। अरे ठीक है, नोटिफिकेशन चेक करो जाके, पता चल जाएगा पेपर कब है। चलो, बाय बाय। नोटिफिकेशन तो आ गया, एग्जाम अभी नहीं है, एग्जाम दिसंबर एंड या जनवरी में।